हैं कमाई का अड्डा की और हर्षदा वीरूर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। एक बार जरा मार्केट्स लेकर आइए। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मिड कैप में जिस तरीके का आज का मार्केट में प्राइस एक्शन है वो देखते हैं पहले, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेके आइए जरा मिड कैप इंडेक्स एक बार। और यहाँ पर इस समय इंडेक्स करीब करीब 800 पॉइंट ऊपर और इसके अलावा करीब करीब 1.5% के गेंस यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में। हालांकि बैंक निफ्टी फ्लैट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है वीरू हर्षदा, क्योंकि जो सर्वे में आया है अगर उससे मार्केट को डर लगा होता तो अब तक मार्केट को गिर जाना चाहिए था, और अब तक खास तौर से मिड कैप्स को गिर जाना चाहिए था। क्योंकि जो ऑपरेटिव पार्ट है सर्वे का वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्लियरली F&O पर एक थोड़ी सी चिंता बताई गई है और ये कहा गया है कि यहाँ पर जो रिटेल निवेशक हैं ये तेज़ी से बढ़ें और इस पर थोड़ी सी सतर्कता की ज़रूरत है। जैसा हमने हेडलाइन में कहा कि ज़्यादा एक ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस से गैम्बलिंग ये सब बढ़ रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है उसी हिसाब से फाइनेंशियलाइजेशन की भी ग्रोथ होनी चाहिए। भारत अभी भी इनको लग रहा है कि डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक डेवलप्ड हुई नहीं है, तो ज़्यादा ओवर फाइनेंशियलाइजेशन ठीक नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक 2008 का भी एग्जांपल दिया गया है कि 2008 में जो हुआ था, खासतौर से F&O में जो बोला गया ना कि F&O में जो रिटेल के पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और दुनिया भर में जो एग्जांपल है कि F&O से नॉर्मली लोगों को घाटा होता है, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और F&O ट्रेडर्स को लॉस हो सकता है, ये बातें बोली गई हैं। और ओवर फाइनेंशियलाइजेशन में बार बार बात की गई है। 2008 का एग्जांपल लिया गया जो लेमन क्राइसिस के बाद हुआ था। तो ये मतलब क्लियरली जो आज का सर्वे है उसका ऑपरेटिव पार्ट है आज का। क्लियर ये अंश आखिर क्यों रखा गया और इसकी तुलना 2008 से? मतलब अनुज, पिछले 10 दिन से हम भी बात कर रहे हैं। फिर सेबी प्रमुख का बयान, RBI प्रमुख का बयान, आखिर जा कहाँ रहे हैं इस वक्त हम? देखिए एक चीज़ तो क्लियर है और ये तुलना 2008 से। मैं एक चीज़ लेकिन ना जो मुझे समझ में नहीं आती कई बार, क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस और किसको आप कहेंगे कि ज़्यादा मतलब मार्केट हॉट है? गुड़गांव की प्रॉपर्टी मार्केट से ज़्यादा हॉट क्या है मुझे बताइए आज की एक एक फ्लैट 25-25 करोड़ में बिक रहा है। क्या आपको लगता है कि वो जो 25 करोड़ में फ्लैट खरीद रहा है वो आगे जाके 50 करोड़ में उसको बेच पाएगा? कहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे? ये क्या होता है? देखिए समझिए एक चीज़ को वीरू हर्षदा, की मार्केट में पैसा आ रहा है और मार्केट में बेहिसाब पैसा आ रहा है और ये फाइनेंशियलाइजेशन की शुरुआत आपने ही की थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई थी, और ये इसको हमको वेलकम करना चाहिए। हाँ, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है, बिल्कुल है कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत, लेकिन ये वाली लाइन बिल्कुल सही है कि F&O में थोड़ा सा लोगों को सीख देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो एक ये कर सकते हैं कि चलिए एक मिनिमम नेटवर्थ आपका इतना हो तभी आप F&O ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन मुझे लगता है कि जो 2008 से तुलना की जा रही है बहुत जल्दी है हम उसके लिए। आई थिंक अगर आपने वो अमेरिका में क्या हुआ था 2008 में अगर आप उसको देखेंगे तो हम तो कहीं नहीं है उसके मुकाबले। मतलब आप वो पिक्चर देखिए, वो 2-3 पिक्चर जो बनी थी, द बिग शॉट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कहाँ किस तरीके की हाउसिंग मार्केट US में हो गई थी। तो वो और वैसे भी वो US में भी कितने सालों बाद आया, 100 साल की कैपिटल मार्केट हिस्ट्री में 1930 के बाद पहले 78-80 साल में एक बार एक ब्लैक स्वान इवेंट हुआ था, उसका एग्जाम्पल अभी नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये बात दूसरी है कि अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हर तरफ से, हर रेगुलेटर की तरफ से बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं अब आप जैसे कहते हैं ना अपनी गर्दन रेत में डाल के ये नहीं सोच सकते कि शिकारी ने मुझे नहीं देखा, जैसे शुतुरमुर्ग सोचता है। अब आपको ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो आ रहा है। अब कल की कल बजट में आ जाए, आउटसाइड द बजट आए, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे भले ही कुछ ना आए, F&O पे तो जरूर कुछ ना कुछ आ रहा है। हाँ, आगे जाते हैं वो अनसेड है, वो अब क्लियर हो गया है। लेकिन पता नहीं, मतलब मैं अभी भी इस चीज़ पे ना एक डिबेट करने के मूड में हूँ कि आखिरकार क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस और क्या होता है ये जो बातें हो रही हैं, क्योंकि भाई रिटेल अगर करना चाह रहा है तो आप उसको मना तो नहीं कर सकते। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द रेगुलेटर्स, अब जब भी ऐसे बयान आते हैं परहैप्स उनको कुछ भनक लग रही है, लेकिन अगर आप ग्लोबल तस्वीर देखें, ऐसा कुछ
फिलहाल स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता है कि कि वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाएगा, क्योंकि ये तैयारी और ये स्टेटमेंट्स उसी तरफ आपको और आपके माइंडसेट को ले जा रही है। क्या आगे एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या आगे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है? तभी आप वो 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते, वरना कोई जरूरत ही नहीं थी। नहीं, देखिए क्या है, एक चीज़ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रेगुलेटर्स, उनके पास सारा डेटा होते हैं, उन्होंने देखा होगा। अच्छा देखिए, मैं इस चीज़ को डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि 90% F&O ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, कब गंवाते हैं, उसके बाद बाकी 5-6% ब्रेक इवन होते हैं। अब जो बाकी के 4-5% मार्केट में इतने सालों से मेहनत करके इतना पैसा बना रहे हैं, आप उनसे ये क्यों छीन रहे हैं भाई? राइट, उनके पास तो हक है ना पैसा बनाने का। देखिए, ये कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी तो है नहीं, हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हिस्सा हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी एक्सेसेस हर चीज़ में हो जाते हैं, जहाँ एक्सेसेस हो जाए वहाँ पर कंट्रोल के लिए आपके पास मैकेनिज्म है। जैसे F&O बैन है, वो यही चीज़ करता है ना भाई। अब अगर किसी स्टॉक में पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो बैन में चला जाता है। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है तो थोड़े से इसके वो बढ़ा दीजिए, जैसे वो बात हो रही थी कि लॉट साइज बढ़ा दीजिए या फिर रिक्वायरमेंट बढ़ा दीजिए ट्रेडिंग करने की, वो कर दीजिए। लेकिन खैर नहीं, वैसे भी लेट्स नॉट जंप द गन, अभी देखते हैं कि बट इसे पॉसिबल क्या है, टैक्सेशन फ्रंट पे या फिर प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट करना? मुझे नहीं लगता कि टैक्सेशन पे वीरू को इतनी जल्दी कुछ आने वाला है। वैसे भी देखिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसको सेकंड गेस नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर कल 11 बजे बजट पेश करेंगी, वहाँ पे आपका मूव आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि आप अब कुछ टाइम के लिए ना थोड़ा सा मार्केट से बहुत पोजीशन अपनी हल्की रखें। अभी कोई बहुत बड़ी ट्रेड मत लें, बड़ी ट्रेड लेने का समय आके जा चुका है। अब इस समय टाइम है अपनी पोजीशन समेटें, थोड़ा सा प्रॉफिट घर पे लेके जाएं। अभी कोई लेवल बेस्ड ट्रेडिंग वैसे भी काम नहीं करेगी, तो कुछ हल्का रहें बजट तक, और जब बजट खत्म हो जाए उसके बाद एक फ्रेश व्यू लीजिए। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बजट के बाद आपको क्लीन मूव मिलेगा, अप या डाउन जो भी है वो डिपेंडिंग ऑन कैसा बजट आता है। बजट के बाद आपको एक क्लीन मूव मिलेगा, उसके बाद बजट तक बहुत वॉलेटिलिटी, और कल मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ तो बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है, तो इसके लिए बजट के बाद साफ ट्रेड मिलेगा, उसी में पार्टिसिपेट करिए। मेरे तो कान इस बात को लेकर खड़े हो गए जब लक्ष्मण ने कहा कि शायद 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो नॉर्मली वो मार्केट बंद होने के बाद ही वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, जहां पर कुछ क्लैरिफिकेशंस दी जाती हैं। आई रियली डोंट नो मार्केट आर में क्यों आ रहा है, या फिर कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है, या फिर मार्केट के लिए इतना अच्छा होगा कि वो भी इनफैक्ट पास हो जाए। अनुज का व्यू क्लियर है कि आप पोजीशन इंडेक्स में इस समय कुछ ना रखें, लेकिन F&O के ट्रेडर्स, कंसिडरिंग हम वैसे भी वो वीकली एक्सपायरी वाले हफ्ते में है, मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में है, क्या दिख रहा है, किस तरह की पोजीशंस, स्पेशली कल के बड़े इवेंट से पहले? आई थिंक अभी तक जो चीज़ क्लियर है, आई मीन वो है FMCG स्ट्रॉन्ग स्टेबल, बट PSUs में और डिफेंस कंपनियों में एक मूव आ रहा है। मैं 2-3 स्टॉक्स रख देता हूँ और जिनमें अच्छा मूव है। देखिए, एक तो पहले स्क्रीन पे रखिएगा सबसे पहले टाटा कंज्यूमर, अगेन बहुत कन्विक्शन के साथ और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैट्स नहीं है इन ट्रेड के पीछे, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। एक टाटा कंज्यूमर को देखिएगा, वो ये ऑलमोस्ट क्वार्टरली हाई पे ट्रेड करता हुआ 1205 पे स्ट्रॉन्ग वाई बिल्डअप है। प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, ये देखिए, ये करंट सीरीज का ओपन इंटरेस्ट है। 5.5 लाख शेयर यानी करीब 6% रिड्यूस हुए हैं। टाटा कंज्यूमर स्ट्रॉन्ग स्टेबल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। ITC का अनुज ने सुबह उल्लेख किया था, बैकफुट पे है, बट स्टिल स्टैट्स में कोई कमी नहीं है। मतलब FMCG में अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टेबल में ITC, ब्रिटानिया, HUL और टाटा कंज्यूमर आते हैं। ये 2 स्टॉक्स मेरे रडार पर आएंगे। डिफेंस स्पेस में मैं 2 चीज़ें देख रहा हूँ, BEL में भी बाइंग है, HUL में भी है, बट ज़्यादा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, मतलब स्टैट्स जो हैं वो BEL के हैं। BEL आपके स्क्रीन पे 313.40 पे फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए शॉर्ट कवरिंग। दरअसल कल और परसों में यानी लास्ट 2 सेशंस में इसकी पिटाई काफ़ी हुई थी, तो एक पुलबैक जनरेट करता हुआ सुबह से शॉर्ट कवरिंग है। इवन 310, 320 की कॉल ऑप्शंस में काफ़ी बाइंग है। और एक है BHEL, आज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी जिसने पुलबैक दिया, अभी भी ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। अच्छी शॉर्ट कवरिंग, 95 लाख शेयर, ओपन इंटरेस्ट में कम हुआ है। आप OI शेयर देखिए 13%। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर मेरी नज़र है। मेरी नज़र एक और स्टॉक पे गई थी। हम फ्राइडे को डिस्कस कर रहे थे, मैं हैरान हुआ था, फ्राइडे को वो कोलैप्स हुआ था, नंबर के बाद अतुल की बात हुई थी हमारी, और आज इंट्राडे में ये 8% तक ऊपर आ गया था। अब खैर 5% ऊपर रह गया, लेकिन मैं उस दिन एक्चुअली मार्केट में पैनिक था, तो इसके लिए सारे के सारे स्टॉक्स गिरे थे। लेकिन जैसे हम बता रहा था ना, मैं जो नंबर देख रहा था, पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी केमिकल कंपनी ने इतने टाइम के बाद ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट दिखाई थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हो गया था EBITDA। तो मुझे लग रहा था कि अतुल चलना चाहिए, उस दिन नहीं चला,
लेकिन अगर आपने कैरी किया तो आज अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। जी हाँ, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव ये स्टॉक रहा है। फटाफट से आपके लिए कुछ ट्रेडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर बात करेंगे हमारे जानकारों से और उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आज ऑफ कोर्स कल बड़े इवेंट से पहले तो ये देखिए एनटीपीसी, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, एमएनएम ये दिग्गज है जहां पर हमने देखा है अच्छी तेजी और पीएसयूज में स्पेशली फिर से मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन होटल्स वैसे Q1 थोड़ा सा नर्म रहता है, ओके क्वार्टर रहा लेकिन कमेंट्री पर मार्केट ने थम्स अप दिया है। जेके सीमेंट के नंबर्स ठीक रहे थे, 3.5% की तेजी। ओबरॉय रियल्टी का परफॉर्मेंस अच्छा और हिंदुस्तान कॉपर में हमने देखा है अच्छी तेजी बनी है, लेकिन इस बाजार में मंदी देखिए, विप्रो धुलाई हो रही है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, गाइडेंस भी इन्होंने बाजार उम्मीद से कम ही रखा है तो 9% टूटा। कोटक महिंद्रा बैंक को मार्जिन 8 क्वार्टर लो पर आए तो स्टॉक 4% नीचे। रिलायंस में भारी मुनाफा वसूली और एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स है जहां पर 1-1.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। एसबीआई, मुथूट, बिरला सॉफ्ट, कैनफिन होम्स, इनफैक्ट कैनफिन होम्स के मैनेजमेंट से कुछ देर में हम बात भी करने वाले हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं जो मंदी की तरफ बैठे हैं। चलिए हमारे साथ हमारे अब जानकार जुड़ गए हैं, उनसे बात करना शुरू करेंगे। शरद अवस्थी से एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ले रहे, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाभा, मानस जायसवाल, राजेश पालविया, शिल्पा राउत, कविता जैन और जतिन गेडिया होंगे। 2:30 पर जैसे मैंने कहा कैनफिन होम्स के एमडी और सीईओ सुरेश अय्यर से होगी बातचीत। फिर 2:30 बजे कल आने वाले नतीजों पर फोकस रहेगा। HUL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, ICICI प्रू, SRF, इस पर आशीष और सुमित को जोड़ेंगे कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आज बाजार और बजट पर चर्चा के लिए डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चोकसी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिर डीलिंग रूम में एक चेक लिया जाएगा। आज इंपॉर्टेंट है कि कल बजट से पहले किस तरह की पोजीशनिंग है। BTST, STBT ट्रेड्स के बाद आज की क्लोजिंग रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए आज दो स्टॉक्स पर एक बार जरा मैं सिर्फ रीइटरेशन लेना चाह रहा था। एक तो इंडियन होटल्स, आई थिंक सुबह मानस ने वो बहुत शानदार ट्रेड पकड़ा, सारे टारगेट्स वहाँ पर मीट हुए उस ऑप्शन ट्रेड के। और दूसरा था LTTS जो सुबह सुबह गाबा सर की पिक थी। आई थिंक ये दो ट्रेड्स मतलब खैर काफ़ी ट्रेड्स और भी शानदार रही, लेकिन ये दो ट्रेड्स पर मेरी खास नज़र गई। आप एक काम करते हैं, आज की ट्रेड लेना शुरू करते हैं, हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, क्या होगा इस समय का ट्रेड? इस समय का ट्रेड गुड आफ्टरनून टू यू रहेगा अगेन लॉन्ग, और स्टॉक का नाम होगा ग्रासिम। ट्रेड कर रहा है 2813 पर, स्टॉप होगा 2790, ज्यादा नहीं। टारगेट ऑन द अपसाइड पर भी 2850, एक रीजनेबल टारगेट है मेरे ख्याल से, ग्रासिम वहां तक जाना चाहिए। ओके, ग्रासिम पे आपकी बाय कॉल है और सुबह डिस्कस भी हुआ था स्टॉक, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था आज। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए खरीदारी करनी है अशोक लेलैंड में, जहां पर पिछले 10 दिन से एक रेंज थी, 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट था। आज फाइनली अशोक लेलैंड ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, उसके ऊपर निकला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो आई थिंक जो करेक्शन था या कंसोलिडेशन था वो कंप्लीट हो गया है। करंट लेवल्स पे अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 228 के रहेंगे और 240 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 235 वाला अगस्त मंथ का, नेक्स्ट मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर 7 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं और 14 से 15 रुपए के टारगेट सेल कर सकते हैं 235 के कॉल ऑप्शन। ओके, मानस एक बार इंडियन होटल्स, वो आपका टारगेट 25 का था, उस कॉल का हाई लगा 3950 का, सारे टारगेट एक्सीड हुए। 590 की कॉल सजेस्ट की थी आपने। एक बार यहाँ पे क्या पूरा मुनाफा बांध लें? मतलब एक कल ऑलमोस्ट विंडफॉल गेन आया यहाँ पर। तो देखिए इवेंट को देखते हुए अगर हम बात करें तो एक बार मुनाफा बांध लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इवेंट नहीं होता तो मैं पोजीशन को होल्ड करने की राय देता, क्योंकि मेरा समझना यह है कि शायद अब स्टॉक 660 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, इंडियन होटल एक आउट परफॉर्मर रहा है आज पूरे दिन और उस कमेंट्री पर दरअसल स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन बना है। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे के लिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा गुजरात गैस में। गुजरात गैस थोड़ा मोमेंटम अभी पकड़ रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है 660 665 के लेवल्स के लिए जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 620। यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 638, 620 के स्टॉप लॉस से लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 660 से लेके 665। चलिए, तो ये हो गई शिल्पा जी की पिक। आप चलते हैं राजेश पालवे के पास। राजेश जी, क्या ट्रेड रहेगी आपकी? अनु जी, केमिकल स्पेस पे फोकस है। दीपक नाइट्राइट यहाँ पे पसंद आ रहा है, जिस तरीके से स्टॉक ने अपने पिछले 3 दिन के एक माइनर कंसोलिडेशन का यहाँ पे वापस आज ब्रेकआउट करते हुए देखने को मिला। पूरा केमिकल स्पेस में ही आज एक बाइंग इंटरेस्ट भी बना हुआ है।
दीपक नाइट्राइट पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। फ्यूचर्स में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके 2900 से 2920 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 2825 के आसपास। ओके, दीपक नाइट्रेट आपका 2850 पे बाय कॉल है राजेश पालवी जी का। जतिन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो क्रॉम्पटन में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। पैटर्न वाइज एक ट्रायंगल पैटर्न बना है आर्ली चार्ट्स पे। डेरिवेटिव डेटा देखे तो स्ट्रॉन्ग वाई बिल्डअप है, तो लॉन्ग बिल्डअप भी है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक एंटिसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट में क्रॉम्पटन लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 422 का और टारगेट रहेंगे 455 और 470। क्रॉम्पटन में एक अपॉर्चुनिटी तेजी वाली इस समय बन रही है। चलिए अब शरद अवस्थी को भी जोड़ लेंगे और उनसे जानेंगे एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। जुड़ गए हमारे साथ शरद। ओके शरद, गुड आफ्टरनून। बताइए, एक इम्पॉर्टेंट दिन, उससे पहले बाजार थोड़ा सा शांत होता हुआ, स्पेशली इंडेक्स, क्या आपका ट्रेड रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा पीवीआर आइनॉक्स। कंपनी देश की जानी मानी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और एग्जीबिशन कंपनी है, और हमारा ये मानना है कि हालांकि इस क्वार्टर के नतीजे थोड़े से सॉफ्ट रहे हैं क्योंकि नई सक्सेसफुल मूवीज वगैरह कम थी और टोटल रिलीजेस भी कम थी, लेकिन अगले 2 क्वार्टर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लाइनअप है वो काफी स्ट्रांग है और ज्यादातर जो नुकसान की भरपाई है वो वहां से हो जानी चाहिए। इलेक्शन क्वार्टर होने की वजह से भी थोड़ा स्लो डाउन दिखा है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये जो नई स्क्रीन एडिशंस भी लगातार कर रहे हैं और जो नॉन प्रॉफिटेबल स्क्रीन है उनको बंद करते जा रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी में उसका भी इम्पैक्ट दिखना चाहिए। सालाना लगभग इस साल भी लगभग नेट में 50 से 60 स्क्रीन एडिशंस की बात कंपनी कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि इस साल की अर्निंग फर्स्ट क्वार्टर में तो थोड़ी सबड्यूड है, बट फुल ईयर में लगभग कंपनी 40-42 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी और सेकेंड और थर्ड क्वार्टर काफी पॉजिटिव रहने चाहिए। 50 के आसपास का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 2000 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से पीवीआर आइनॉक्स। ओके, पीवीआर आइनॉक्स आपकी कॉल है यहाँ पे शरद जी की। तो यहाँ पे टेक्निकल्स कॉल और डेरिवेटिव कॉल्स, मतलब फंडामेंटल कॉल सारी पूरी हो चुके हैं। अब एक दो स्टॉक्स को देख लेते हैं जहाँ पे अच्छा मूव आ रहा है। मैं जैसे कि हम सुबह से बात कर रहे हैं कि डिफेंसिव्स में मूव अच्छा है। फार्मा में एक समय काफ़ी अच्छा खासा मूव आया था। मेरे स्क्रीन पे अभी ऑरो फार्मा अपीयर हो रहा है जस्ट फॉर आई थिंक क्लोजिंग पर्सपेक्टिव, सिर्फ लगभग अगले 20-30 मिनटों के लिए। मानस, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट था विद इन द फार्मा। आज का भी रिट्रेसमेंट सिर्फ 10 डेज तक का हुआ और अब डी हाई पर है। कोई डे ट्रेड पर्सपेक्टिव से व्यू आप यहाँ पे अरविंदो फार्मा पे इस वक्त दिन के सर्वोच्च तौर पर आके ट्रेड करता हुआ? तो देखिए, अगर हम आज की बात करें या तो कल मॉर्निंग की बात करें तो मेरे ख्याल से ऑरो फार्मा 1385 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। करंट लेवल से करीब 30 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है इंट्राडे चार्ट पे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 1339 के स्टॉप लॉस है, ये कैश लेवल से 1339 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 1385 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए यहाँ पे एक ट्रेड बस थोड़ा सा इस क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से ले रहे थे। अच्छा, अब लेके आइए आज के 2 बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स। अनुज, HDFC बैंक तो जैसे तैसे आई थिंक इस सेशन को बचा के ले गया और अब तक का बिहेवियर ठीक ठाक है। वो 1600 का जोन इसके लिए काम कर गया। बट ऑन द कॉन्ट्री अगर आप कोटेक को देखिए फाइनली इस नंबर्स के बाद, मतलब ये तो प्रूव हो गया कि इस स्टॉक में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कोलैप्स, कंप्लीट कोलैप्स। फिर एक बेसिक फ़र्क दोनों स्टॉक्स में ये था कि कोटक में एक पहले रैली हो चुकी थी पिछले क्वार्टर से लेके अब तक में, और HDFC बैंक की पोजीशनिंग बहुत ख़राब थी। HDFC बैंक का वो 1800 वाला स्टॉक 1600 का हो चुका था। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि HDFC बैंक इससे ज़्यादा पिटेगा। कोटक की जहाँ तक बात है, कोटक ट्रेडिशनली इस लेवल पर आके वैसे भी फिसलता है 1860-1900 के करीब जाकर, अब 1750 पर आया। आई थिंक ये जो पूरी रैली की शुरुआत हुई थी, 2 रैली हुई थी इसमें। एक तो जब वो पिछले क्वार्टर के नंबर्स इसके अच्छे आए थे तब वो करीब 1600 के करीब का भाव था, और उसके बाद जो ये वाली रैली शुरू हुई थी ये 1700 पे शुरू हुई थी। ये तो रैली पूरी खत्म हो गई। आई थिंक अब रिस्क है कि ये स्लोली वापस 1600 से 1650 तक के मार्क पे चला जाए। और ये एक और दिक्कत है बैंक निफ्टी के लिए कि कोई ना कोई स्टॉक बैंक निफ्टी का लगातार वीक रहा है। अगर HDFC बैंक स्ट्रांग होता है तो कोई और वीक हो जाता है, कोई और चलता है तो वापस कोटक में दिक्कत आ जाती है। आप आज का कंट्रीब्यूशन देखिए बैंक निफ्टी का, HDFC बैंक ने जितनी हेल्प की, अगर इतना नॉर्मल डे पे अगर मिली होती तो आज बैंक निफ्टी को 400 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि कोटक ने आके इतना ड्रैग कर दिया, ये देखिए 300 पॉइंट करीब HDFC बैंक हेल्प कर रहा है, फिर भी बैंक निफ्टी रेड में है। क्योंकि ये दिक्कत रहेगी बैंक निफ्टी के साथ कि अक्रॉस द बोर्ड रैली नहीं आ रही है बैंकों में। कोटक की जहाँ तक बात है,
मेरा ये मानना है कि कोटक के जो नंबर्स थे उसके बाद इसका चलना थोड़ा मुश्किल ही था, लेकिन 1650 से 1700 के बीच में मुझे लग रहा है बाइंग आएगी यहाँ पर। शरद, जिस तरह की कमेंट्री दोनों ही बैंक्स ने दी है, अगर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेना हो दोनों में, आपको भी क्या प्रेफर आप करेंगे HDFC बैंक को? HDFC बैंक कंपैरेटिवली बेटर पोजीशनड है, बट प्राइवेट सेक्टर में मुझे लगता है ये दोनों बैंक्स काफी बढ़िया करने चाहिए। कोटक में जो चेंज ऑफ मैनेजमेंट और जो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है वो अगले 2 से 3 क्वार्टर में आपको दिखेगी, उसका इम्पैक्ट दिखेगा नंबर्स में। और फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पे यूजुअली बैंक्स पे बहुत ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स यूजुअली लैकलस्टर ही रहते हैं इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ भी, ऑब्वियसली डिपॉजिट चैनलाइजेशन भी पर्पसफुली प्राइवेट बैंक्स कम कर रहे हैं इस टाइम पे। तो मुझे लगता है अभी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा रीड इन नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत ग्रॉस एनपीएस के लेवल पे बढ़त है कोटक में, वो थोड़ा सा अननर्विंग है, बट मुझे लगता है वो भी इतना बड़ा नहीं है कि जिससे आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो। तो एनपीए रेशियोज के हिसाब से कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ये इस क्वार्टर के नंबर से बहुत ज्यादा रीड करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट और एडवांसेस। बट अगले 2-3 क्वार्टर्स में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो नई स्ट्रैटेजी कोटक ने अपॉइंट की है, जो नई मैनेजमेंट इन प्लेस है, उनका जो रिजल्ट है वो दिखने लगता है। तो अगले 2-3 क्वार्टर में आपको लगातार इंप्रूवमेंट दिखेगा, और एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक्स मेरे हिसाब से वो वैल्यूएशन ऑप्टिक भी आपको मिल जाएगा। तो कोटक में ये होल्ड कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी घबराने की बात है। एक दिन का रिएक्शन है, ठीक है। और प्रेफर्ड बेट अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा HDFC बैंक में है, और मेरे हिसाब से ट्रिगर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में। बट दोनों ही बैंक्स मेरी प्रेफर्ड पिक्स है प्राइवेट सेक्टर। डिस्पाइट द फैक्ट कि मैनेजमेंट कह रहा है कि अभी हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं और वो कोई गाइडेंस नहीं देना चाहेंगे, लेकिन नंबर्स बोल रहे हैं और वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स मैं आपकी स्क्रीन पर लेना चाहूँगी। एक तो HAL, और ये एक ट्रेड है जो CNBC आवाज के दर्शक बखूबी राइड करते दिखाई दिए हैं। पालविया साहब, 5022 कल ऑफ कोर्स बजट पेश होगा। अब डिफेंस एलोकेशन कितना बढ़ेगा और कंपनी के हाथ उस लिहाज से कितने और नए ऑर्डर्स आने वाले हैं, उस सब पर बातचीत होगी। एक ऑर्डर को लेकर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चिंता उभर कर आ रही है कि तेजस ऑन टाइम डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को उसको लेकर थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं। डिस्पाइट द फैक्ट ये एक आउट परफॉर्मर रहा है। अब करंट भाव पर कल के पर्सपेक्टिव के लिहाज से 5022 का ये लेवल क्या कह रहा है आपको? तो आशा जी, देखिए, स्टॉक में हमने पिछले कुछ दिनों में एक करेक्शन देखा। स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा। आज के सेशन में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी लोअर लेवल से। डेरिवेटिव डेटा में आज शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही। स्टॉक वापस अपने 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि काफी एक्सपेक्टेशन है डिफेंस सेक्टर की तरफ बजट से, और हमें लगता है कि वही सभी स्टॉक्स में एक लोअर साइड से वापस रिकवरी बनते हुए दिख रही है। जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड लिया है लोअर साइड पे वो बने रह सकते हैं। स्टॉक में करेक्शन ऑलरेडी पूरा हुआ है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे जो रखना चाहिए अभी 4980 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें, और ये स्टॉप लॉस अगर होल्ड आउट होता है तो हमें लगता है ये पुल बैक 5150 की तरफ स्टॉक को लेके जा सकते हैं। ओके, ये है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। दोनों ही काउंटर्स में बड़ी अच्छी बाइंग है आज। लोअर लेवल से याद रखिएगा, मतलब हायर लेवल्स नहीं, मतलब रिकवरी सुबह सुबह। इनफैक्ट BEL तो मेरे ख्याल से सुबह क्रैक काफ़ी हुआ था। BEL का आज का इंट्राडे लो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 298-97 के आसपास था जो मैं सुबह रीड कर रहा था। मीनवाइल अभी एक स्टॉक देखिए आप, दैट्स यूनाइटेड स्पिरिट्स। स्ट्रॉन्ग, स्टेबल। मेरे ख्याल सुबह हमने डिस्कस भी किया था इसको। अनुज स्पॉटलाइट में भी ये स्टॉक अपीयर हुआ था। आज 1312 पे ट्रेड कर रहा है, और एक सप्लाई जोन परसिस्ट करता है यहाँ पे 25 जून का, जो स्विंग हाई था करीब 1315 के आसपास। जतिन, आपका टेक USL पे, और ये मतलब ब्रेकआउट अगर कन्वर्ट होता है आई मीन 1315 के ऊपर, तो चांसेस कहाँ तक के स्विंग के लग रहे हैं आपको? आई थिंक मेरा चार्ट वो लोड नहीं हो रहा है। ओके, आपकी राय इस पर, आप कैसे अप्रोच करेंगे शिल्पा जी USL को? जी, यहाँ पे अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप देखेंगे तो 1340 के जोन्स के अराउंड एक रेजिस्टेंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा।
तो अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को कंपल्सिव ट्रेड लेना है तो 1290 के स्टॉप लॉस से आप 1340 का पहला टारगेट है, आप इसके लिए अप्रोच ले सकते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करेगा देन यू कैन डेफिनेटली गो अगेन लॉन्ग या ट्रेल कर सकते हैं। यूएसएल में एक अच्छा खासा मोमेंटम, और देखिए डे हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ। ध्यान रखिएगा यूएसएल के नतीजे कल आएंगे और उस पर कुछ ही देर में बातचीत भी होगी कि लार्जली मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है Q1 से इस बारी। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे हम, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये बिजली वाले काउंटर्स और स्पेशली ये पीएसयू साइड पर थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ। नॉर्मली ये बजट प्लेस मानते हैं हम, लेकिन हाल में थोड़ा सा करेक्शन दिखा चुके हैं काउंटर्स। उस पर्सपेक्टिव से गावा जी, पावर ग्रिड का आज का फ्रेश मूव और एनटीपीसी भी जो 374 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नॉट टू फार फ्रॉम डे हाई जो 377 का था, क्या ये ट्रेड कल के लिए कैरी करेंगे? पावर ग्रिड की बात करते हैं। पावर ग्रिड मुझे लगता है कि अपमूव है। आज का जो लो है काफी हद तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना, ट्रेड कर रहा है 338, 335। क्या कल के लिए ट्रेड करें? बिल्कुल करना चाहिए। 345 टू 350 पावर ग्रिड का ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। रही बात एनटीपीसी की, आई थिंक एनटीपीसी में भी वैसा ही ट्रेड बनता है। ट्रेड कर रहा है 374, स्टॉप होगा 370 ऑन द टारगेट ऑन द अपसाइड, करीब 390 के। यस, पॉसिबल है कि दोनों में ही अपमूव मिल सकता है कल तक। तो पावर ग्रिड और एनटीपीसी दोनों में अपमूव मिल सकता है। चलिए कुछ और नंबर्स डिस्कस करते हैं। पहली तिमाही में कैनफिन होम्स के नंबर्स थोड़े कमज़ोर रहे। इस दौरान बैंक की ब्याज से कमाई 2% और मुनाफा 4% घटा। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर भी दबाव दिखाया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैनफिन होम्स के एमडी और सीईओ सुरेश अय्यर जुड़े हैं। सुरेश जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या रीज़न रहा जो प्रेशर था आपके नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर, और क्या आगे इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, लास्ट ईयर हमारा जो ईयर एंड पे जो हमारा 2.67 का स्प्रेड था, वो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज होता गया बिकॉज हमारे एसेट साइड पे रीप्राइसिंग होता गया। जबकि ईयर बिगिनिंग में हमारे जो लास्ट क्वार्टर के जो बोरोइंग्स थे उनका इम्पैक्ट हमको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज सारे जो Q4 में हमने जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स किए थे वो ऑलमोस्ट एट हायर रेट्स 30 to 40 बिप्स हायर रेट पे हमने बोरो किए थे। तो ये क्वार्टर में जाके हम उसके थोड़े रीप्राइसिंग हुआ है एंड वी हैव रिप्लेस देम एट लोअर रेट्स, तो उसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो 2.55 to 2.6 का जो है, दिस इज द रेगुलर नॉर्मल जो हम समझ सकते हैं आगे जाके भी चलेगा। ओके, सुरेश जी, इस समय देश में बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या सारा का सारा पैसा जो है, डिपॉजिट्स वगैरह हैं, वो बैंक्स की बजाय स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं और इसकी वजह से बैंकों की कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी बढ़ रही हैं। आप हालांकि एनबीएफसी हैं क्या, लेकिन आपका भी कोई व्यू तो होगा इस टॉपिक पर कि क्या वाकई में ये इम्पैक्ट कर रहा है आपको भी? देखिए, हमारे भी जो मेन फंडिंग सोर्स जो है वो तो बैंक्स ही है। तो बैंक से हमारा 60% बोरोइंग जो है वो बैंक्स के है। सो ऑब्वियसली बैंक्स का जब बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रहा है तो वो जो हमें पास ऑन कर रहे हैं वो भी थोड़ा बढ़ रहा है। दे आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर एंड जो कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द बोरोइंग्स जो है बैंक से हमने जो ले रखे हैं वो रेपो रेट लिंक्ड है। इसकी वजह से अभी तक उसमें ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। लेकिन जहां भी MCLR लिंक बोरोइंग्स हमने की है वहां थोड़े रेट्स बढ़ रहे हैं और MCLR रेट्स बैंक्स बढ़ा रहे हैं। तो उसका प्रेशर है मेरे ख्याल से। जब तक ये बैंक का रेट कम होने शुरू नहीं होगा और रेपो रेट जब तक इंडिकेशन नहीं आएगा रिडक्शन का, तब तक ये थोड़ा और बढ़ने की संभावना है। बट हमारे जो MCLR लिंक जो बैंक बोरोइंग्स है वो थोड़े कम है। ऑलमोस्ट मेजोरिटी हमारे जो बैंक बोरोइंग्स है वो रेपो लिंक्ड है। जो आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ सकती है, ये 7.58% पर इस क्वार्टर में आई है वर्सेस नियरली 7.32% लास्ट ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हम देख रहे करीब 18 बेसिस 180 बिप्स का डिफरेंस है। मुझे ये बताइए कितनी की तैयारी है? क्या ये 7.5% के आसपास रहेगा तो कंफर्ट है, या फिर ये इंच कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड 8% के करीब? नहीं, अभी 7.58 जो है मेरे ख्याल से ये वी कैन से अभी तक का मुझे लगता है इससे आगे बढ़ने की संभावना कम है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो कमर्शियल पेपर्स जो है CP जो हमने फोर्थ क्वार्टर में बोरो किए थे वो हम थोड़े रिप्राइस करेंगे और ये क्वार्टर में देयर आर चांसेस कि बजट के बाद शायद ये अफोर्डेबल हाउसिंग फंड से भी थोड़े फंड्स रिलीज हो जाएं। जो ऐसा होगा तो वो कम रेट पे मिलेंगे, तो इन दैट केस हमें बैंक बोरोइंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपका डिस्बर्समेंट का नंबर देख रही थी, इस ईयर ऑन ईयर करीब 6% डी ग्रोथ देखने को मिली है।
आगे विजिबिलिटी कितनी है? ऑफ कोर्स आपने कहा बजट में देखना होगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कितना थ्रस्ट आएगा, लेकिन इस समय जब आप अपने क्लाइंट से बातचीत कर रहे हैं, कितनी विजिबिलिटी है डिसबर्समेंट्स में पिकअप की गोइंग फॉरवर्ड? देखिए डिसबर्समेंट में ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो क्वार्टर था Q1, ये पर्टिकुलरली एक इलेक्शन क्वार्टर था, जिसकी वजह से अप्रैल एंड मई काफी स्लो रहा हमारे लिए डिसबर्समेंट में। और जहां मैं जून की बात करूं तो जून जो महीना है हमारे लिए, इट हैज बीन द सेकेंड बेस्ट मंथ इन द लास्ट 15 मंथ्स। ओनली मार्च 24 में हमारा डिसबर्समेंट जून से ज्यादा रहा है। सो इन दैट सेंस जो जून में पोस्ट इलेक्शन जो पिकअप हुआ है, दैट हैज बीन वेरी एनकरेजिंग। एंड जुलाई भी इसी तरह से हमारे जो डिसबर्समेंट्स है और जो लॉगिन्स है और सैंक्शंस है वो काफी एनकरेजिंग रहे हैं। सो आई थिंक Q2 में ही आपको देखने को मिलेगा कि हमारे डिसबर्समेंट्स विल स्टार्ट पिकिंग अप। एंड 1850 के आसपास को जो हमारा डिसबर्समेंट रहा है Q1 में, उसके कंपैरिजन में वी आर टारगेटिंग 2500 करोड़ डिसबर्समेंट्स इन Q2, जो वी फील इज वेरी मच पॉसिबल कंसिडरिंग जो हमारा जून का डिसबर्समेंट रहा है और जुलाई जिस तरह से ओपन हुआ है। सुरेश जी, आपके कॉस्ट कंपोनेंट्स को देख रहा था मैं, और इस बार के क्वार्टर में आपका सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं उस पर एक सब्सटेंशियल जंप है। आई मीन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट आई थिंक 18.67% है। इसका बड़ा कारण क्या रहा है? ये कैसे वन टाइम है या फिर ये परसिस्ट करेगा अगले क्वार्टर्स में? नहीं, देखिए लास्ट ईयर इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में हमने जनवरी से हमारे थोड़े अपग्रेड किए हैं इन आवर आईटी एक्सपेंसेस। तो सिंस वी आर ऑन अ SaaS प्लेटफॉर्म, तो मंथली रेंटल बेसिस पे ये आता है, तो वो रेंटल थोड़ा इंप्रूव हुआ है। सो Q4 से हमारे अबाउट 3 करोड़ जितना, 2 to 3 करोड़ के बीच का एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं ऑन आवर आईटी एक्सपेंसेस। एंड क्योंकि हमारा जो Q1 में हमारा जो प्रोविजन फॉर CSR है, बिकॉज हमारे प्रॉफिट्स लास्ट ईयर बढ़े हैं, देयरफॉर हमारा CSR का एक्सपेंस जो लास्ट टाइम 13 पॉइंट पूरे साल का था, वो इस टाइम 16 पॉइंट समथिंग करोड़ का हुआ है। सो 1 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन इज बिकॉज ऑफ CSR एक्सपेंसेस जो हम एवरी क्वार्टरली फेज आउट करते हैं। सो मेनली ये दो चीजों की वजह से थोड़ा सा कॉस्ट में इंक्रीज आया है, एंड दिस इज समथिंग जो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज अभी ऑब्वियसली बुक बढ़ते ही थोड़ा एक्सपेंसेस तो बढ़ते रहेंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आखिरी सवाल मेरी तरफ से, आपकी एसेट क्वालिटी, वैसे क्या आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, लेकिन क्योंकि रिलेटिव बेसिस पर आपकी लास्ट क्वार्टर से ही कंपेयर करूंगा तो ग्रॉस एनपीए रेशो थोड़ा सा बढ़ा है 0.8 से 0.9, और नेट एनपीए रेशो ये भी 0.42 से 0.49 पर आया। ये क्यों? इसमें कोई दिक्कत वाली बात? नहीं, देखिए दो चीज है इसमें। एक पहली बात तो ये है कि हमारे Q3 यानी दिसंबर 23 के जो रिजल्ट्स थे उसमें भी हमारा ग्रॉस एनपीए वाज 0.91% और अभी भी जाके इट इज 0.91%। सेकेंड थिंग, जो Q1 में इट्स एनीवे साइक्लिकल ट्रेंड जो देखा गया है, हर साल Q1 में एनपीए जरा इंक्रीज होते हैं एंड देन स्लोली स्टार्ट कमिंग डाउन। लास्ट ईयर भी हमारे जो Q1 में थे 31 करोड़ का ग्रॉस एनपीए बढ़ा था और इस क्वार्टर में 39 करोड़ का बढ़ा है। सो इट इज अ साइक्लिकल थिंग जो एवरी ईयर Q1 में होता है, देखने को मिला है एज ए इंडस्ट्री वाइज, क्योंकि मार्च में इतना प्रेशर रहता है रिकवरी का और काफी हम पुश करते हैं, कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा रिलैक्सेशन देना पड़ता है कस्टमर्स को भी। सो Q1 थोड़ा ठंडा ही रहता है। सो अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू वरी। ये जो है ये कस्टमर्स का वी आर कॉन्फिडेंट के बाय द एंड ऑफ द ईयर दिस विल आल्सो कम डाउन टू बिलो 0.8%। हमारा जो ग्रॉस एनपीए 0.8% से नीचे ही रहेगा। 0.8% के नीचे ही रहेगा, तो ये कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी, और ऑल द बेस्ट आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। शरद जी, क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर कैन फिन होम्स? देखिए लगभग 2.5-2.6 टाइम्स पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। हालांकि एसेट क्वालिटी हमेशा से इनकी सुपीरियर रही है। मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस में डिमांड वगैरह भी ठीक रहनी चाहिए। अगले साल भी 65 से 70 रुपए जैसी बुक वैल्यू में एडिशन हो जानी चाहिए। अभी 336 के आसपास की बुक वैल्यू है, 326 के आसपास की। तो अगर 400 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू भी रहती है और आप 2.2 टाइम्स पकड़ते हैं, तो मेरे हिसाब से 900 के आसपास फेयरली वैल्यूड हो जाता है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहा तो पॉसिबल है कि आपको 950,000 तक की वैल्यूएशन मिल जाए। और हिस्टोरिकली इनको जो प्राइस टू बुक मिला है वो कंपैरेटिवली बेटर मिला है। तो ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स आप 1000 रुपए तक के रख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 900 रुपए के आसपास लगभग फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड हो जाता है। अच्छा, इसकी प्लेसमेंट कल के बजट पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं।
मानस, एक तरफ अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखें, स्ट्रॉन्ग स्टेबल अब आई थिंक शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10-20, और वहीं कैनफिन होम्स में पोस्ट आई थिंक नंबर से क्रैक आया ज़्यादा। आई थिंक मान लीजिए बजट में कुछ भी आता है, स्पेशली इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन को लेकर, स्ट्रेंथ को प्ले करने के लिहाज से ज़्यादा अच्छी तरीके से प्लेस्ड कौन सा स्टॉक है? देखिए, जहां पर आउट परफॉर्मेंस है वहीं पर बेट लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो LIC हाउसिंग में तो आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 820 रुपए के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद तो आपको 880 890 तक किस तरह देखने को मिलेंगे। तो अगर केवल इवेंट के नजरिए से एक ट्रेड लेना होगा इस स्पेस पे, तो डेफिनेटली वो LIC हाउसिंग फाइनेंस होगा। स्टॉप लॉस 770 के नीचे होगा, लेकिन टारगेट बड़े हो सकते हैं, शायद 875 880 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है LIC में। तो में भी एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बन रही है। अच्छा, PI इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत मोमेंटम लौटा है काफ़ी दिनों बाद, करीब 5% तक के गेन्स ये स्टॉक दिखा रहा है। शिल्पा जी, आपकी नज़र गई क्या? सुबह में ये देखिए 3777 पर था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है स्क्रीन पर ही। अब यहाँ से अगले आधे डेढ़ घंटे के लिए क्या रणनीति होगी? जी बिल्कुल हर्षिता जी, ये रेडार में भी था, इनफैक्ट ये पैक भी अच्छे से मूव कर रहा है। तो PI इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो अभी इमीडिएट टारगेट जो इसके है, जो रेजिस्टेंस भी है वो है 4055। अगर ये आपका अभी के लिए नेक्स्ट 1 आवर का आपका एक टारगेट है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको और भी 30-40 रुपए का अपसाइड मिल सकता है। लेकिन PI इंडस्ट्रीज़ मुझे लगता है अभी जस्ट एक फ्रेश ब्रेकआउट है। आप 3975 के स्टॉप लॉस से 4050 एंड 4100 तक के लिए भी एक बार प्ले ले सकते हैं। ओके, देखिए आज सुबह देवीना जी भी आई थी, वो भी कह रही थी केमिकल्स पर पॉजिटिव हुई हैं, और आई थिंक 3-4 दिन पहले मैंने भी एक चीज़ बोली थी कि यहाँ से अगर 3 सेक्टर्स पर आप फोकस करेंगे, IT, मेटल्स और केमिकल्स। आई थिंक केमिकल्स में अब जो मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, ना सिर्फ केमिकल्स बल्कि ये प्ले आप इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनी में भी आज देख रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं आज तक, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा इन अ सेंस कि डॉलर नीचे आएगा उसकी वजह से, और अगर वो यूक्रेन वॉर ख़त्म करा पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उसकी वजह से क्रूड प्राइसेस नीचे आएंगी, और अगर ये दोनों का खासतौर से डॉलर के नीचे आना वो केमिकल्स के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होगा। प्लस उनका हमेशा से एक चाइना के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू रहा है, तो वो एक इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा ऐसे सेक्टर में जहाँ पर 2 कंट्रीज़ की डोमिनेंस है, चाइना और इंडिया। तो ऐसे सेक्टर्स में इंडियन स्टॉक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म करना शुरू करेंगे, ये कुछ कारण है। और जैसा कल हमने देखा भी था, अतुल के नंबर्स पर फ्राइडे को देखा था, बहुत टाइम के बाद कंपनी में भी इम्प्रूवमेंट आई। इसका रियल टेस्ट होगा आज SRF के जो नंबर्स आएंगे कुछ ही देर में, आई थिंक अगले आधे घंटे में SRF के नंबर्स आएंगे, एक बार वो देख लेते हैं वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर नज़र में आ रही है कि केमिकल्स में वापस एक मूव शुरू हुआ है, और एक केमिकल्स का अगर एक बास्केट बनाएंगी, आरती फॉर एग्जांपल पिछले 3 क्वार्टर से सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, उसने तो क्लियर बॉटम बना दिया था, लेकिन बाकी स्टॉक्स भी धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं, और इस वजह से आप आज अक्रॉस द बोर्ड, आज इनफैक्ट आज का सेक्टर ऑफ द डे केमिकल्स है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मूव उसी में आए आज। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स। आरती, दीपक आप देखिएगा, अतुल जैसा काउंटर में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम, और अब हम PI इंडस्ट्रीज़ की बात कर ही रहे थे। देखते हैं यहाँ से आगे क्या एक्शन बनता दिखाई देगा। और इनफैक्ट अनुज, मैं एक रिपोर्ट पढ़ भी रही थी कि शायद केमिकल सेक्टर को लेकर एक स्पेसिफिक PLI स्कीम और एनहांस होती हुई दिखाई दे सकती है। वो भी एक बड़ा प्ले रहेगा कि कितनी कैपेसिटीज कंपनियां भारत में लगाना चाहेंगी, जो लार्जली इंपोर्ट करते मटेरियल, क्या उसकी फीजिबिलिटी भारत में बनाने के लिए भी तैयार की जाएगी। अटकलें हैं, देखते फाइनली क्या निकल कर आएगा। लेकिन देखिए, कल बजट का दिन है, सुबह से ही उसी पर फोकस रहेगा, लेकिन साथ ही कई सारी दिग्गज कंपनियों के नतीजे भी आएंगे। इनमें से 2 इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिहाज से, HUL और बजाज फाइनेंस, और साथ ही फिर वायदा में आपका यूनाइटेड स्पिरिट्स, M&M फाइनेंस, कई और कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। SRF भी इसमें दरअसल शामिल है। सुमित से जानेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट बजाज फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में, M&M फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में। इनफैक्ट ICICI प्रू भी है, आशीष को जोड़ेंगे HUL और यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। लेकिन सुमित, पहले बजाज फाइनेंस, क्योंकि वो निफ्टी कंपनी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, बजाज फाइनेंस के केस में बहुत सारी चीज़ें तो वो अपने Q1 अपडेट के अंदर ऑलरेडी दे चुके होते हैं, तो वहाँ से ही मैं रेफरेंस पॉइंट को उठा के चलूँगा। Q1Q बेसिस पे नंबर स्ट्रॉन्ग और YOY बेसिस पे भी नंबर स्ट्रॉन्ग रहने का अनुमान बाजार लगा रहा है। 1-2 चीज़ें, ये शेयर ऑलरेडी HDFC बैंक की तरह शांत रहा है बहुत समय से, तो बहुत चला नहीं है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं।
36% के आसपास के NIIs बढ़ने का अनुमान है इस क्वार्टर के अंदर और मुनाफे फ्रंट पे करीब 3436 करोड़ के सामने 4001 करोड़, ये अपर एंड पर है। ये आपको बता दूं, ये ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ हैं उनके अपर एंड पे ये नंबर है। प्रोविजनिंग का नंबर जो है वो थोड़ा बढ़ने का अनुमान है क्यू ऑन क्यू और YOY दोनों ही आधार पर, लेकिन उसके बावजूद भी मुनाफे में बढ़त की बातचीत है। तो अगर प्रोविजनिंग थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो ये शायद इन लोगों को एक अच्छा एज और नंबर्स में दे सकता है। 30% के आसपास की AUM ग्रोथ YOY बेसिस पे लो बेस के सामने और 7% की AUM में ग्रोथ क्यू ऑन क्यू आते हुए दिखा रहने का एक अनुमान बाजार लगा रहा है। मार्जिन स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होंगे 10 बेसिस पॉइंट के आसपास, ये एक बाजार ने अनुमान लगा कर रखा हुआ है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट करीब 5 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ने का अनुमान है। रफली 1.5-2% के आसपास की क्रेडिट कॉस्ट रह सकती है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो नंबर्स हैं वो अच्छे रहने का अनुमान है। क्वार्टरली अपडेट सही थे, शेयर बहुत चला नहीं है, चीज़ें इनके अनुकूल है। लेट्स सी कैसे नंबर्स में आता है, लेकिन HDFC बैंक के नंबर से ऐसा साइन मिल रहा है कि शायद यहाँ पे भी नंबर अच्छे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो स्ट्रीट बेहतर नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन 4000 करोड़ का मुनाफा काफ़ी अपर एंड के आसपास है। जतिन, ट्रेड लेंगे आप बजाज फाइनेंस में? देखिए, बजाज फाइनेंस की मैं बात करूँ तो थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग रहा है, लेकिन हमें लगता है कि शायद ये जो रिजल्ट्स का रिएक्शन है वो पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि देखा जाओ तो क्रूशियल सपोर्ट्स पे, फिबोनाची सपोर्ट्स पे आ गया है। आई थिंक इट्स वेटिंग फॉर ट्रिगर टू गो अप। सो हमें लगता है कि रिजल्ट्स शायद एक ट्रिगर दे सके ऊपर में। इनिशियली हमें लगता है 7,100 जहाँ पे उसका 200 डे मूविंग एवरेज है, वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के तौर पे अगर जो क्रॉस कर देता है तो एक शार्प रन अप उसके बाद देखने मिल सकता है। नंबर से पहले थोड़ा सा शांत है काउंटर, आज 0.5% नीचे, लेकिन कल देखिए M&M फाइनेंस, ICICI प्रू, SRF, ये कुछ कंपनियां हैं और ऑफ कोर्स एक लॉन्ग लिस्ट कैश मार्केट वाली कंपनियों की भी रहेगी। सुमन बताइए इनसे क्या एक्सपेक्टेड है? तो शुरुआत में SRF से ही करूंगा, अभी थोड़ी पहले बातचीत हो भी रही थी, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा नंबर क्यू ऑन क्यू देखना। 2 YOY नंबर देखे जाते हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू कितना स्टेबलाइज होकर कितना बेटर हो रहा है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि क्यू ऑन क्यू नंबर स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्लैट या फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर रहेगा। मार्जिन बेटर, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेटर, लेकिन प्रॉफिट में ड्रॉप रहेगा क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। YOY बेसिस पे नंबर बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं है, मिले जुले काइंड ऑफ कह लीजिए। 3351 करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स और प्रॉफिट के अंदर एक ड्रॉप। मार्जिन स्टेबल 20.7, 22% से टूट के क्यू ऑन क्यू ये नंबर 20% से बढ़ के 20.7 आएगा, तो मार्जिन मिले जुले ही आपको दिखाई पड़ेंगे। एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी फ्लैटिश राइट रहेगी, 360 करोड़ से घट के 340 करोड़ रुपए के आसपास ऑपरेटिंग मुनाफा। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स फ्लैट और YOY बेसिस पे भी मिक्स नंबर्स, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। इनका पैकेजिंग फिल्म सेगमेंट का जो एक नंबर है वहाँ पर एक बढ़िया इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ता है लास्ट क्वार्टर में। क्या वो कैरी होता है या उसकी कमेंट्री क्या है, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। डिमांड सिनेरियो, रियलाइजेशन, कितना इनपुट कॉस्ट स्टेबल है, ये कुछ चीज़ें जो कि बाजार देखना चाहेगा, और क्या कमेंट्री है इनके नंबर्स में, वो नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसलिए SRF में आप नंबर्स के साथ साथ कमेंट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा NBFC स्पेस से M&M फाइनेंशियल के नंबर्स भी आने वाले हैं, और जैसा कि बजाज फाइनेंस के केस के नंबर्स के अंदर अनुमान है, वैसे ही काइंड ऑफ आप यहाँ पर लगा लीजिए अनुमान कि M&M फाइनेंशियल में भी रहेगा। 15% के आसपास की ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी NII में, और मुनाफा भी 353 करोड़ से बढ़ के आने का अनुमान है। 5% के आसपास इनकी डिसबर्समेंट ग्रोथ रहेगी। मार्जिन बजाज फाइनेंस में भी 10 बेसिस पॉइंट का कंट्रैक्शन था, यहाँ पे 5 बेसिस पॉइंट के आसपास का कंट्रैक्शन है। लेकिन इनके केस में जो कमेंट्री है मॉनसून के नंबर से पहले, क्योंकि एग्री स्पेस में ज़्यादा डिसबर्समेंट है इनके, तो वो कमेंट्री वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड लास्टली जो नंबर्स आने वाले हैं वो है ICICI प्रूडेंशियल के। ICICI प्रूडेंशियल के केस में 2 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर रहते हैं, VNB और VNB मार्जिन। तो ग्रॉस प्रीमियम इनकम तो बढ़ेगा, न्यू बिजनेस APE भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होता है APE और न्यू बिजनेस VNB और VNB मार्जिन। 14% VNB बढ़ने का अनुमान है और मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है, 6% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन ये YOY बेसिस पे देखने को मिलेगा। क्यू ऑन क्यू नंबर यही इंप्रूव होगा, 20 से बढ़ के 24% के आसपास नंबर आएगा। एक अच्छी प्रीमियम हेल्दी ग्रोथ की बातचीत है यहाँ पर, और नॉन लिंक्ड सेविंग बिजनेस के अंदर एक अच्छी रिकवरी, प्रोटेक्शन बिजनेस के अंदर एक अच्छी रिकवरी की बातचीत है। क्यू ऑन क्यू अच्छे नंबर, YOY वीक नंबर या मिक्स नंबर आप कह लीजिए ICICI प्रूडेंशियल के। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। इसमें से एक SRF पर फोकस करते हैं। शिल्पा जी, कोई ट्रेड बन रहा है SRF पर? जी एक्चुअली SRF मैंने आज सुबह रेकमेंड किया था प्रभुदास लीलाधर में, व्हेन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 2320,
तो टारगेट था 2380 से लेकर 2400, तो ऑलमोस्ट वहीं पे है फ्यूचर्स। लेकिन फिर भी अगर किसी को थोड़ा ऑप्शन प्ले करना है और रिजल्ट प्ले लेना है तो आप 2400 का कॉल ऑप्शन जो अभी 38 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप अभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 25 का अभी रख सकते हैं और आगे टूवर्ड्स 60 के लिए भी आप इसमें एम कर सकते हैं। चलिए फिर 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी आपके पास आ रहे हैं वापस। फिर राजेश पालवे से लेंगे एफएनओ सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस और शरद अवस्थी से मिड कैप फंडा। तो 4 ट्रेड्स आपके लिए एक एक करके। शिल्पा जी शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन आई टेक अ बेट ऑन LIC हाउसिंग फाइनेंस। द रीज़न बिंग कि अगर कल जैसे अभी आपने डिस्कस किया, अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो ये स्टॉक में पोटेंशियल ज़्यादा है कि आपको नेक्स्ट सीरीज़ में आपको जल्दी एक अच्छे मूव की तरफ लेके जाए। तो ये जो ऑप्शन रहेगा वो अगस्त सीरीज़ के लिए रहेगा। यहाँ पे 800 का कॉल ऑप्शन हम ले सकते हैं। यहाँ पे 33 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 24 का रखिए। व्यू सही जाता है तो आपको ये पहला टारगेट टूवर्ड्स 42 में मिलेगा और इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, देन इट कैन गो एनीवेयर टूवर्ड्स 55 से लेके 60 के बीच में भी। ओके सस्ता ऑप्शन शिल्पा रावत जी के LIC की कॉल 800 की आपको पिक करनी है, लेकिन याद रखिएगा ये नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन है। या फिर सुपरस्टार राजेश पालू जी के सौजन्य से आएगा। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी फार्मा स्पेस से सन फार्मा यहाँ पे पसंद आ रहा है। का फार्मा स्पेस में एक स्टेबिलिटी है और जिस तरीके से सारे स्टॉक्स एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों से दिखा रहे हैं, सन फार्मा का सेटअप हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। और जिस तरीके से स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमें लगता है 1630 1640 के अपसाइड के टारगेट के लिए सन फार्मा फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1555 रुपए के आसपास। तो सन फार्मा में एक मौका। मानस चार्ट का चमत्कार। हर्षिता जी चार्ट के चमत्कार के लिए REC में ट्रेड लेना चाहिए आई थिंक, क्योंकि REC में देखिए तो ऐसा लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है। 5 दिनों का करेक्शन हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हुआ है और वापस पिछले हाईज REC में टेस्ट हो सकते हैं। करंट लेवल्स पे REC में खरीदारी करनी चाहिए। 609 के स्टॉप लॉस लगाएंगे, 640 640 के टारगेट सेट करेंगे। REC में ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 620 वाला अगस्त मंथ का ऑप्शन भी ले सकते हैं। 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उस ऑप्शन में 33 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके तो ये REC पर एक ट्रेड, एक आखिरी ट्रेड मिड कैप फंडा। शरद अवस्थी के पास चलते हैं। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं? जेके लक्ष्मी सीमेंट हमारा मिड कैप फंडा है आज का। कंपनी लगभग 16.5 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी अभी है उनकी। रिसेंटली कुछ कैपेक्स किया है, इस साल और अगले साल भी कैपेक्स करेंगे करीब 1000 करोड़ के आसपास का। तो हमें लगता है अभी भी कंपनी लगभग $83 EV पर टन पे ट्रेड कर रही है और आइडियली जैसे इनके ऑपरेशनल मेट्रिक्स हैं हर पैरामीटर पे, इनको 110 के आसपास का EV पर टन मिलना चाहिए। कंपनी के पावर कॉस्ट में लगातार कंपनी ने कमी लाई है और पेटकोक की कीमतें इंटरनेशनली थोड़ा नीचे आ गई, काफी नीचे आ गई हैं पीक से। और हमारा ये मानना है कि ग्रेजुअली आने वाले समय में कोल, पेटकोक इनकी कीमतें और नीचे आएंगी कोविड लेवल्स के आसपास, तो और 15 से 20% दे पाने की गुंजाइश है, तो उसका फायदा इनको मिलेगा। प्लस डिमांड साइड पे हमें लगता है जैसा रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, इंडिया में डिमांड में कोई स्लो डाउन की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। कंपनी की अगर आप रीजन वाइज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो हमेशा रीजन के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से बेटर रहे और ऑपरेशनल मैट्रिसेस पे भी ज्यादातर चीजों पे, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी टर्न वगैरह हो, बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट करती है। अगले 4 से 5 साल में लगभग कैपेसिटी को डबल करके 32 से 33 मिलियन टन तक ले जाने की बात कर रही है। और हर साल लगभग नॉर्थ ईस्ट में भी एक कैपेक्स चालू है जो अगले साल चालू हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आइडियली ऐसी कंपनी को 110 के EV पर टन के आसपास ट्रेड करना चाहिए। तो अगर 110 का EV पर टन मिलता है तो लगभग 1125 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से जेके लक्ष्मी सीमेंट एक काफी बढ़िया बेट करनी चाहिए। ओके जेके लक्ष्मी सीमेंट यहाँ पे आपका ट्रेड। और अभी काम करते हैं जरा प्लीज़ 4 का चौका के चारों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे देखते हैं एक एक करके जो हमने यहाँ पे लिए। उसमें पहला ट्रेड था LIC हाउसिंग फाइनेंस की कॉल 800 की और पॉसिबल टारगेट ऑफ 40 to 55 ऑन द हायर साइड। उसके बाद का जो ट्रेड आया था वो था आज का एफएनओ सुपरस्टार, ये आया था राजेश पालू जी के सौजन्य से और ये था सन फार्मा, टारगेट 1630 1640 का। उसके बाद ट्रेड पिक किया गया मानस जायसवाल द्वारा, चार्ट का चमत्कार, ये था REC
और अभी अभी जो मिड कैप फंड है शरद अवस्थी जी की कॉल पिक की गई वो है आपके स्क्रीन में जेके लक्ष्मी सीमेंट। जी हाँ, तो ये सभी वो ट्रेड्स आ चुके हैं और आशीष भी स्टूडियोज में आ चुके हैं जो बात करेंगे HUL और साथ ही साथ USL की। USL का एक ट्रेड हम कुछ देर पहले स्पॉट भी कर चुके हैं, शिल्पा और ऑफ कोर्स वीरू इसकी बात कर रहे थे। लेकिन पहले HUL के कॉन्टेक्स्ट में आशीष सबसे इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ग्रोथ। बिल्कुल और इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें। वैसे इम्प्रूवमेंट इसलिए आएगा कि ओवरऑल आपने देखा होगा FMCG के डिमांड ट्रेंड्स इस क्वार्टर में जो अपडेट्स आ रहे थे सबके बेहतर थे। रूरल मार्केट्स में सीक्वेंशली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और अर्बन का जो मोमेंटम है शायद जस का तस बना रहे। और एक और बात, क्योंकि इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी जो उस पर डिपेंडेंट रहती है उनको अच्छा खासा फायदा इस क्वार्टर में मिलेगा। आय HUL की फ्लैट रहेगी, इनफैक्ट शायद 1/3% दबाव में रहे, जबकि वॉल्यूम्स में 3 से 4% के आसपास का इंप्रूवमेंट होगा। तो फिर आय में दबाव क्यों? क्योंकि लार्जली सब मान के चल रहे हैं कि प्राइसिंग में शायद एक लोअर सिंगल डिजिट कट देखने को मिले। हम पेंसिल इन कर रहे हैं 2% के आसपास प्राइसिंग पर दबाव। ग्रॉस मार्जिन हालांकि 150-200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास इंप्रूव होंगे और इंप्रूवमेंट इसीलिए क्योंकि आपने देखा होगा कच्चे तेल की कीमतों में कुछ डिक्लाइंस आए थे और कुछ की कमोडिटीज के प्राइसिंग एनवायरनमेंट फेवरेबल था इन कंपनीज के लिए। EBITDA फ्लैट 0.5% का उछाल, मार्जिन लार्जली फ्लैट, 20 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल इंप्रूवमेंट और ऐसे ही मुनाफा भी फ्लैट, मोटा मोटी 0.5% के आसपास का उछाल। तो नंबर्स फ्लैटिश होंगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ब्रोकरेजेस ये कह रही हैं कि HUL के लिए वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से लोएस्ट पॉइंट होगा ये, और अब यहां से सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में FY25 के आप ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आता हुआ देखेंगे। ऊपर से नॉर्मल मॉनसून की फोरकास्ट है, ऑलरेडी प्राइस एडजस्टमेंट ले रखे हैं, बाजार में नॉर्मल सी लौटती हुई नजर आएगी। हाँ, क्योंकि HUL का एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वाइड मार्केट प्रेजेंस है, शायद इस तरह की रिकवरी को अच्छी तरह से भुनाती हुई कंपनी नजर आए, पर सब कुछ डिपेंडेंट है नए CEO किस तरह से भुनाते हैं, कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। बाजार उनकी कमेंट्री पे खास तौर पे नजर रखेगा। जावा साहब की कमेंट्री आती हुई दिखाई देगी, देखेंगे कितनी रफ्तार कंपनी दिखाती है। और साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स, आशीष यहाँ पर मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कमजोर क्वार्टर था क्योंकि डिमांड ठंडी थी, और डिमांड ठंडी इसलिए थी क्योंकि इलेक्शंस का पीरियड था और कई सारे वो ड्राई डेज आए थे, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि प्रीमियम बेहतर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अपफ्रंट बिक्री साल दर साल आवाज अनुमान कहता है 7% का इंप्रूवमेंट, उसमें भी प्रेस्टीज एंड अबव, यानी कि इनके पार्लेंस में ये लोग प्रीमियम की जो बात करते हैं। आय 8 से 9% वहां बढ़ रही होगी, वॉल्यूम ग्रोथ भी 4 से 5% का मिल रहा होगा, पर जो रेगुलर सेगमेंट है वहां पे वॉल्यूम्स और वैल्यू दोनों में डिक्लाइन देखने को मिल रहा होगा। EBITDA 4% बढ़ेगा, मार्जिन करीब 50 से 100 बेसिस पॉइंट, यानी कि आधे से 1% का दबाव दिखाएंगे। लार्जली स्टेबल कह लीजिए, जो हल्का बल्का दबाव है इसीलिए क्योंकि हालांकि ग्लास की कीमतें गिर रही थी, पर इस बीच ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की प्राइसेस बढ़ रही थी, उसका खामियाजा है। मुनाफा 7% के आसपास बढ़ेगा। What did you say? एक्स्ट्रा न्यूट्रल? ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। मैंने गलती से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट अल्कोहल सुना, तो मुझे लगा ये क्या होता है। लेकिन आइदर वेज USL और HUL। अच्छा, USL पर एक ट्रेड हमने शिल्पा जी की जुबानी सुना है, उसे राइड भी कर रहे हैं। स्टॉक देखिए 1310 के आसपास है, लेकिन पालविया जी HUL में कोई ट्रेड मिलेगा क्या? तो देखिए FMCG सेक्टर में एक मोमेंटम बना और HUL ने भी इन लाइन विद सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पिछले 3-4 हफ्तों में हायर साइड पे दिखाया है। स्टॉक अब अपने एक जो सप्लाई जोन है उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसके थोड़े से लंबे पीरियड के चार्ट देखें तो जुलाई 2023 के जो स्विंग हाई थे उसके आसपास अब स्टॉक ऑलमोस्ट अब उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो एक साल के कंसोलिडेशन रेंज के सप्लाई जोन को अब यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से पूरे सेक्टर में एक मोमेंटम है, यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी कि ये ब्रेकआउट करने में यहाँ पे कामयाब होते हुए दिखेगा। और स्टॉक में 2740 के लेवल जैसे ही क्रॉस होंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिखेगा। देन इसके नेक्स्ट टारगेट 2800-2820 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का बने रह सकते हैं। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो होना चाहिए करीब 2695 के आसपास। ओके, मीनवाइल केमिकल्स में शानदार मूव आ रहे हैं। अब आरती इंडस्ट्रीज का मूव देखिए एक बार, अब डे हाई पर करीब 4% ऊपर ये स्टॉक, और नवीन फ्लोरीन ये भी स्टॉक डे हाई पर, लेकिन आरती में मोमेंटम अच्छा है इस समय।
लेकिन मानस एक ऐसा स्टॉक जो 700 से 720 समहाउ क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मैं आरती इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, चार्टिकली क्या कुछ मूव ओपन हो रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, आई थिंक अगर केमिकल में बेट लेना हो तो आई थिंक ज्यादा बेहतर स्टॉक इस टाइम अवेलेबल है। हालांकि आरती में एक रेजिस्टेंस है, अगर ये 700 और 705 की रेंज को क्रॉस कर लेता है तब तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। उस केस में आपको 740 से लेकर 760 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन करंट लेवल्स पे थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। एक बार 20 डे मूविंग एवरेज 10 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाए तब खरीदारी करें 684 के स्टॉप लॉस के साथ। आरती इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे ऑलमोस्ट 696 पे आके ट्रेड करता हूँ। मीनवाइल अगर आप इस वक्त एफएमसीजी बास्केट को देखें, जिस स्टॉक का मैंने पहला जिक्र किया था, टाटा कंज्यूमर, अब 1210 और ये ऑलमोस्ट अपने आई थिंक बेस्ट एवर क्लोज, कितने नहीं, बेस्ट एवर क्लोज तो इसका शायद मेरे ख्याल से 1240 के आसपास है, बट बढ़ता हुआ क्लियर कट मूव इसमें अच्छा है। शिल्पा जी, ये टाटा कंज्यूमर की कोई कॉल नेक्स्ट मंथ की या फिर कोई स्प्रेड आपके जहन में आती है क्या? मैं आप ओवाई एडिशंस देखिए, आप रोलोवर्स देखिए, नेक्स्ट मंथ एडिशन देखिए, सारे बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। जी बिल्कुल, टाटा कंज्यूमर अगर आप देखेंगे तो एक वन वे एक अपसाइड ट्रेंड में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट मंथ के लिए 1220 ऑफकोर्स इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 1220 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें आपको शार्प मूव टूवर्ड्स आप 1260 से लेके 1300 के लिए देखेंगे। बट 1220 के ऊपर अगर ये जाता है देन आई वुड गिव अ सजेशन टू बाय इन फ्यूचर्स, या फिर किसी को अगर प्रीएम्प्ट करना है तो आप 1220 का ही कॉल ऑप्शन जो रफली 42 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है नेक्स्ट सीरीज़ में, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 30 का रखिए। ये व्यू सही जाता है तो ये ऑप्शन भी आपको डबल से ज़्यादा होते हुए ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके, तो 1220 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर आपके लिए। एक मोमेंटम स्टॉक में ज़ोरदार दिख रहा है, 4240 पर है और ये डबल हो सकता है, यानी कि 80 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, पिछले 10 मिनटों में आप देखिएगा L&T और साथ ही साथ टाटा मोटर्स, दोनों ही स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम। टाटा मोटर्स अब 1.5% ऊपर है, डे हाई के करीब ट्रेड करता हुआ, ये 1005 के आसपास आ चुका है काउंटर, और L&T भी डे हाई की तरफ ही बढ़ रहा है। कावा जी, टाटा मोटर्स में कोई पोजीशनिंग आपको दिख रही है जो इस समय ली जा सकती है? देख लेते हैं टाटा मोटर्स का चार्ट 500 570। यस, आई थिंक ना इंट्राडे के लिए 1004 पे ट्रेड कर रहा है, एग्रेसिव कॉल है। एक्चुअली लेना चाहिए तो एग्रेसिव कॉल ले सकते हैं, 996 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट 1020 एक्चुअली ले लेना चाहिए, बाय मोड पर है, ले लेना चाहिए। ओके, बाय मोड आ चुका, पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस था लेकिन अब आप देखिए स्टॉक किस तरह से भाग रहा है। और L&T पर कोई पर्सपेक्टिव इस समय जतिन, नया ट्रेड? देखिए L&T में एग्जैक्टली अपने 20 डे के एवरेज पे सपोर्ट लेके एक शार्प रन अप हमें लास्ट 1 घंटे में दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कैपिटल गुड स्पेस है उसमें L&T आउट परफॉर्म कर जाएगा इन द नियर टर्म। हमें लगता है कि 3700 के ऊपर एक शार्प रन अप देखने मिल सकता है, लेकिन प्रीएम्प्टिव भी बाय कर सकते हैं। 3620 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में या तो अगले 1 घंटे में एक शार्प रन अप जरूर देखने मिल जाएगा। L&T वाकई आई मीन स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ। इनफैक्ट पूरे कैपिटल गुड्स को देखें तो L&T में स्ट्रेंथ है। L&T का ये क्लोज ऑलमोस्ट कराता है तो 11 जुलाई के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज होगा। BHEL में लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, ये भी ऑलमोस्ट 304.50 की ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ मूव अच्छा है यहाँ पे। और मैं पिछले 10 मिनटों से देख रहा हूँ एक स्टॉक और जो कि एक मोमेंटम जनरेट कर रहा है और वो है टाटा मोटर्स। रखिएगा स्क्रीन पे, और 1007 रुपये की ट्रैजेक्टरी को फिर रिगेन करता हूँ, लेकिन क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ये सप्लाई जोन है और कल के मतलब लास्ट सेशन शुक्रवार की बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 1010 से 1020, इसको स्किप ही करता हूँ। तो थोड़ी चॉइसेस कम है, बट इस वक्त सिर्फ कैपिटल गुड्स में L&T और BHEL, और अगर आप थोड़ा डिफेंसिव में रहे FMCG में तो उसमें टाटा कंज्यूमर डिलीवर करता हुआ। अच्छा, एक स्टॉक और मार्क कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जरा प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा, अपोलो टायर्स करीब करीब 0.5% ऊपर है। अभी ऑटो में मैंने ये टाटा मोटर्स का जिक्र किया। जतिन, ये अपोलो को देखिएगा, MRF डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे मतलब गया, उसके बाद अपोलो ने उसको चेस किया। आज MRF भी एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, MRF 1,31,304। ये
शुक्रवार की लोअर शैडो काफ़ी वाइल्ड थी, दैट मीन्स लोअर लेवल से रिकवरी काफ़ी आ गई थी। अभी कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए अपोलो को इस वक्त, हालांकि अभी भी 20 DMA के नीचे है? देखिए, अपोलो का जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा नेगेटिव या तो साइडवेज कंसोलिडेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक गैप डाउन हुआ था, लेकिन गैप डाउन के बाद जो रिएक्शन आया था वो इक्वली स्ट्रॉन्ग था नीचे की तरफ से। तो कहीं न कहीं दोनों ही तरफ में एक साइडवेज कंसोलिडेशन का एक इंडिकेशन दे रहा है। हमें लगता है ये रेंज बाउंड ही रहेगा। कोई पर्टिकुलर सेटअप नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा टाइम जाने देना चाहिए इसमें एक सेटअप बनने के लिए। अभी के लिए रेंज बाउंड है बिटवीन 540 एंड नीचे में 516 का एक क्रूशियल सपोर्ट है। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे एक खास बातचीत करेंगे। बदलाव आने की एक संभावना है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर टिपिकली आने की एक संभावना बनती है, क्योंकि जो डेरिवेटिव ट्रेड्स हैं जिसके ऊपर आज की तारीख में भी बिजनेस इनकम के हिसाब से टैक्स दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर क्या कोई बदलाव आ सकते हैं, उसके ऊपर शायद मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट एक क्लोज वॉच रखेगा। मैं नहीं मानता हूँ कि कैश मार्केट के अंदर जो है LTCG और STCG है उसके अंदर कोई ज़्यादा बदलाव आने की संभावना है, बिकॉज आई थिंक दैट हैज बीन प्लेइंग आउट वेल। At the same time, putting together all the taxes, government is already collecting about 45,000 crore from this market. और जैसे मार्केट का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, आई थिंक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक द गवर्नमेंट हैज एबिलिटी टू कलेक्ट इवन मोर अमाउंट ऑफ मनी। सो मैं नहीं मानता हूँ कि मार्केट फॉर्मेशन की कोई जो एक्टिविटी है उसको गवर्नमेंट इमीडिएटली कोई जगह पे डिस्टर्ब करना चाहेगी। एज सच ये बजट इंटरिम बजट के बाद आ रहा है, तो शायद कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट विल नॉट ट्राई टू चेंज in span of 4 by 6 months the entire thing which they had spelled out. So overall, I believe that yes, taxation is important, but it is not so important as far as I think the market outlook is concerned. Market is probably wanting to see कैसे आप narrative set करते हो। फिजिकल डेफिसिट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 4.5% के ऊपर लाने की बात की गई है FY26 तक। What would be the measures under which it will come down to? How new tax collection will take place? What kind of allocation happening towards infrastructure sector and social sector, उसके ऊपर मार्केट थोड़ा ज्यादा ध्यान देगा। एंड जो जो इंडस्ट्री इसके साथ में जुड़ी हुई है उसके ऊपर इसकी इम्पैक्ट क्या आ सकती है, उसके लिए मार्केट ज्यादा प्रिपेयर्ड है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल ये बजट के अंदर एक रोड मैप क्लियर है कि जो हिसाब से गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है वो प्रायोरिटीज में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आ सकता है। मे बी आई थिंक दे मे इंक्रीज द एलोकेशन इन सम एरिया, maybe to I think satisfy the requirement of new job creations. उस लिहाज से देवेन, इस समय आप अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं कल के बड़े इवेंट से पहले? कोई एक खासा स्टॉक सेक्टर जिसको लेकर आप ज्यादा बायस रखना चाहेंगे, ज्यादा पोजीशनिंग रखना चाहेंगे? सो हर्षद, जनरली हम लोग मार्केट के अंदर इवेंट बेस्ड पोजीशनिंग नहीं करते हमारे पोर्टफोलियो का। हम ज्यादातर मार्केट के अंदर बिजनेस के अंदर जो कंपनीज के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर उसका बिजनेस आउटलुक कैसे बनता है उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। एज ऑफ नाउ वी बिलीव दैट सम ऑफ द मिड कैप कंपनीज एंड स्मॉल कैप कंपनीज, दो वी लाइक देम एंड दो वी पुट देम इन आवर पोर्टफोलियो, बट उसके अंदर नया फ्रेश एलोकेशन हम लोग शायद नहीं करना पसंद करते, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज काफी जस्टिफाइड है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कोई कारण सर मार्केट में वैल्यूएशन करेक्शन आता है तो correction would be the right opportunity to buy into some of the good quality stocks that are catering to the infrastructure segment, through the capital goods segment, through the ancillary of capital goods segment. ये एक preference रहेगा। Maybe some of the BFSI companies, I think, which are looking relatively much more stable and growth promising, तो उसके अंदर हम शायद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। और उसके अंदर I think some of the frontline corporate banks, even larger NBFCs, they are looking relatively more stable from the point of view of investment. तो I think अप्रोच बहुत सिलेक्टिव है, बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ है, इवेंट के साथ में नहीं जुड़ा है। देवेंद्र जी, अब अर्निंग्स में मोर और लेस आईटी के कुछ दिग्गज और मिड कैप आईटी का सेंस आपको मिल चुका है। स्पेशली आईटी में आप लोगों ने अभी इस वक्त कन्विक्शन के साथ क्या ऐड किया, या फिर जो ऐड किया था उसको किसको ऑफलोड किया अच्छे नंबर्स के बाद? तो वीरेंद्र, वी कंटिन्यू टू होल्ड मिड कैप आईटी कंपनी के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट पोजीशन जो है वो सिलेक्ट 3-4 कंपनी के अंदर ज़्यादा है।
and that is where we believe that I think our conviction level is high. Engineering R&D space particularly I think is looking more interesting to us, क्योंकि अगले समय के अंदर जो हिसाब से कंपनी के पास विजिबिलिटी है एग्जीक्यूट करने की, जो हिसाब से आई थिंक उनके साथ नए कस्टमर्स आ रहे हैं, बीट कंपनीज लाइक टाटा एलेक्सी, साइंट टेक्नोलॉजी, LTTS or LTIM, this kind of companies they remain relatively more stable from the point of view of executing the business for the niche space in which they are operating. So I think we continue to hold on to it, and मैंने जैसे पहले बताया कि we are not necessarily chasing the high valuation at this point of time. So we may not be selling out, I think, larger part of our portfolio except some profit booking. We still want to continue with a good choice of stocks in the portfolio. थोड़ा market correct होता है price से, then additional allocation of fund can happen in some of these companies. जी, एक सेक्टर जहां पर आज बहुत शानदार मूव्स देखने को मिले वो है केमिकल्स। आपका क्या व्यू है यहाँ पर? क्या वापस ये सेक्टर तैयार है पैसा बना के देने के लिए इन्वेस्टर्स को? Absolutely, Anuj. I think it's a turnaround. I think क्योंकि जो लास्ट 2 साल के अंदर high input cost, high inventory, and lower offtake by the customer, that situation is reversing now. ये समय के अंदर I think customer is basically putting more orders. Say for example, those companies are in the contract research and manufacturing space, or those companies which are supplying APIs, उनके लिए उनके customer के साथ जो कस्टमर उनके पास से जो नए ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा है, उसकी विजिबिलिटी आपको मिलनी शुरू हो चुकी है। एक समय था 2020-2022 के बीच में जब ये विजिबिलिटी अच्छी दिख रही थी, एंड इन बिटवीन बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट इनपुट कॉस्ट के हिसाब से आई थिंक थोड़ा बहुत उसके अंदर विड्रॉल प्रोसेस हुआ, स्लो डाउन प्रोसेस, ये करेक्ट होते दिख रहा है। आई थिंक हम ऐसा समझते हैं कि इन एग्रोकेमिकल्स इन पर्टिकुलर एंड स्पेशलिटी केमिकल्स इन सम ऑफ द कंपनीज they would probably have higher amount of business to talk about on a sustainable basis. And fortunately, input costs are unlikely to go up in hurry. And जो वो एक चीज के ऊपर हमारा व्यू सही बनता है, तो मेरे ख्याल से in select companies in agrochemicals as well as in some specialty chemicals, we'll be seeing relatively better performance from the profit side of those. देवेन, 2 दिग्गज बैंकों के नतीजे आ चुके हैं, कोटक और साथ ही HDFC बैंक। अब HDFC के केस में मार्जिन्स थोड़े से बेहतर हुए या फिर इम्प्रूव हुए हैं, जहां पर एक्सपेक्टेशन था जस के तस रहेंगे, और कोटक के केस में मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। लेकिन इस समय अगर आप बाकी के नंबर्स पर एनालाइज करें, ज़्यादा बायस कहां पर रहेगा? कंसिडरिंग कोटक पहले चल चुका था और HDFC नहीं चला, तो आज वो रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आप किस तरफ ज़्यादा रुझान रख रहे हैं तेजी का? I think one of the important point is credit offtake is increasing. Kotak included, I think retail credit offtake का जो growth आ रहा है, that it is confirmed by HDFC, that is confirmed by Kotak, that is confirmed by Bajaj Finance. So मैं ऐसा समझता हूँ कि I think overall the retail credit growth will continue. SME, MSME के अंदर शायद last quarter के अंदर थोड़ा challenge था, particularly because of the 45-day rule for payments जो implement हुआ था, which probably now it's slowly and gradually I think playing out. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think even that sector is doing well. But one of the best area from where the growth is coming in is housing finance. वहाँ पे लगभग 20% का growth चालू है, and which is what even HDFC confirmed. So मेरा ऐसा समझना है कि I think this sector is not expensive. In overall scheme of things, मेरा ऐसा मानना है कि I think some of the good quality corporate banks, some of the large retail focus NBFC, housing finance focus NBFC, उनके लिए मेरे ख्याल से I think अगला समय अच्छा जा रहा है। I would not be surprised कि 15 से 20% का growth from current levels in some of the companies will be available over next 9 months or so. ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और PLI का एडवांटेज लेकर हमने आई थिंक जो इस स्पेस का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर देखा था वो था डिक्सन। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर इस स्पेस को और वाइड कर दूं, इंक्लूडिंग कैपिटल, आई मीन वाइड गुड सेगमेंट्स एज वेल, आपका मतलब सबसे प्रेफर्ड स्टॉक क्या है इस बास्केट में इस वक्त? Everything is fairly justified on the valuations. पूरे के पूरे narratives I think आप देखें उसके अंदर तो completely price के अंदर layout हो चुके हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी जगह पे deep value discounting based proposition है as of now, in whichever name that you want to take in EMS space or even for that matter white goods space. Mostly, I think the investor traders have actually given significantly higher valuation.
मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक मेनी ऑफ दिस कंपनीज वुड बी कमिंग फॉर आई थिंक मोनेटाइजिंग सम पार्ट ऑफ their इक्विटी इन्वेस्टमेंट आई थिंक थ्रू द ग्रोथ प्रोपोजिशन देते हैं। हाँ, एक चीज पक्का है कि इसके अंदर ग्रोथ की कोई हम लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक जहां तक मैं समझता हूँ मार्केट थोड़ा बहुत संभलना चाहेगा, क्योंकि रिस्क रहता है वो एग्जीक्यूशन की तरफ रहता है, एग्जीक्यूशन रिस्क रहता है। अगर आप कोई कंपनी को 100 का पी दे रहे हो, जैसे सम ऑफ द ईएमएस कंपनीज आर कमांडिंग 100 प्लस काइंड ऑफ पी, कंपल्सरी बन जाता है वो कंपनी के लिए कि 50% से ऊपर रेट ऑफ ग्रोथ से उसको काम करना है। अगर 50% का ग्रोथ उसका करीबन 30% आ गया कोई कारण से, the market will not be very easy to accept that kind of a slowdown in the growth, तो पनिशमेंट भी आ सकती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक जगह पे थोड़ा संभलना जरूरी बनेगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्राइस्ड इन, मे बी आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट इज नॉट फैक्टरिंग द एग्जीक्यूशन रिस्क। मैं ऐसा समझता हूँ कि एग्जीक्यूशन रिस्क को फैक्टर करना चाहिए, बिकॉज ये सस्टेन नहीं हो सकता है। शायद इतना स्टीप वैल्यूएशन रहेगा तो उसके अंदर एरर की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, एंड आई थिंक दैट मे नॉट सस्टेन बिकॉज एरर्स आर बाउंड टू हैपन। Executions are not going to be as smooth as everybody is expecting in the stock market. Industry को ground level पे challenges काफी हद तक अलग मिल रही है, so definitely I would be mindful on this subject. ओके देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए। और बजट कल आ जाएगा तो उसके बाद आपसे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेंगे बजट को लेकर। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं और BTST ट्रेड्स के साथ शुरुआत करते हैं। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? मेरे ख्याल से लाल पैथलैब ठीक नजर आता है। ट्रेड करा है 3060 पर, बहुत ही टाइट स्टॉप देंगे करीब 3040 का। अपसाइड टारगेट 3100 लाल पैथलैब्स। डॉक्टर लाल पैथलैब आपका ट्रेड करीब करीब 3056 पर। और मानस, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? देखिए, भारत फोर्स को लेके जाएंगे। आई थिंक ये अब 20 डे मूविंग एवरेज को अभी इंट्राडे सेशन में उसने रीगेन किया था। मेरा समझना है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है और भारत फोर्स 1700 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। करंट लेवल्स पे भारत फोर्स में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 1604 के रहेंगे। कल के लिए अगर BTST की बात करें तो 1660 1660 तक के टारगेट पॉसिबल है। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? अनुज जी, मेरा ध्यान थोड़ा एल्केम लैबोरेटरीज में है। मुझे एल्केम अच्छा लग रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 to 11 इन फ्यूचर्स, तो मुझे लगता है आप यहाँ पे 5170 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रह सकते हैं। ये कल तक आपको 5270 से लेकर 5300 लेवल्स तक में ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए। ओके, राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? मिड कैप आईटी से एम्फेसिस यहाँ पे पसंद आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके से एक स्ट्रेंथ यहाँ पे कैरी कर रहा है स्टॉक पिछले 3-4 हफ्तों से, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ पैटर्न ब्रेकआउट भी यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है एम्फेसिस फ्यूचर में यहाँ पे अपसाइड के टारगेट 2980 3000 तक का ये मोमेंटम बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखे हैं करीब 2895 के आसपास। ओके, तो एम्फेसिस में एक ट्रेड। जतिन, आपकी बारी, बताइए, तेजी या मंदी? तेजी की तरफ ही ट्रेड लेंगे। इंडस टावर में एक दिनों का एक करेक्शन के बाद फिर से अपट्रेंड रिज्यूम हो रहा है, तो हमें लगता है इंडस टावर में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 416 का और टारगेट रहेंगे 429 के। ओके, तो ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए और जो कल के लिए हमने कैरी करे हैं। अब आते हैं रणनीति पर। 24519 ये क्लोज। अनुज, हम 24500 को सिक्योर करके ले जा रहे हैं। दैट मीन्स वही पुट राइटर्स का मंथली वाला बड़ा जोन 10 डे में सिक्योर करके ले जा रहे हैं और 52,000 निफ्टी बैंक पर। तो अब अप्रोच करेगी कल के लिए, बिग डे के लिए? थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लेके जा रहा हूँ आज मैं। आज मेरी अप्रोच ये है कि आज आप आराम से घर जाइए और टाइम पे सो जाइए और न्यूट्रल रहिए मार्केट में। कोई सरदर्द लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई पोजीशन कैरी करेंगे ना आप तो ओवरनाइट न्यूज़ सब वो उस पर लगा रहेगा। कल सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट। मैं सब बता रहा हूँ, क्योंकि फिर माइंड फ्रेश रखिए अपना। कोई भी पोजीशन आप लेके जाएंगे ना, आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। छोड़ दीजिए एक दिन के लिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। आपको कल शानदार ट्रेड देगा मार्केट। अगर आपने कल सही ट्रेड पकड़ा तो 3 महीने तक आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मार्केट इस समय इस लेवल पर है और इस पोजीशनिंग पर है। बड़े इवेंट से पहले हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि आप न्यूट्रल रहें, उसका एक फ़ायदा होता है। फिर बड़े इवेंट पर आप एक्चुअल में जो इवेंट है ना, उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। आप सपोज हेविली लॉन्ग या हेविली शॉर्ट जाएं बजट में, फिर बजट में जो भी आएगा ना, वो आप
उसी हिसाब से अपने आप को बायस रखेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई पोजीशनिंग नहीं होगी तो आपका वो बायस चला जाएगा। इसके लिए मैं एक व्यू लेके चल रहा हूँ कि आज कुछ मत करिए, अपनी सारी टेम्पटेशन जो है ना सबको एक साइड रखिए। अपनी इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि एग्जिस्टिंग पोजीशंस को भी स्क्वायर ऑफ करिए। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनमें भले ही बने रहें आप, वो अलग बात है, लेकिन ट्रेडिंग पोजीशंस की अपनी वो जो बुक है ना उसको थोड़ी कम करिए। कल ये बजट में आ जाने दीजिए। अच्छा, कल बजट में एक और चीज़ है, कल बजट में अगर कुछ नहीं टच हुआ कैपिटल गेंस पर तो मार्केट में बड़ी रैली आएगी। फिर वो जो ट्रेंड है ना वो वापस रिज्यूम होगा, फिर ये 25,000 पे भी नहीं रुकेगा, फिर ये सीधा 26,000 तक जाएगा। तो इसके लिए लेकिन वो हो जाने दे, क्योंकि अगर उस पर कुछ आ गया तो एक बार के लिए आप फिसल भी सकते हैं। तो बाइनरी इवेंट है, तो बाइनरी इवेंट निकल जाए उसके बाद एक आराम से ट्रेड लेंगे, आई थिंक वो बेटर रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे कोई ट्रेड कैरी नहीं करना है और न्यूट्रल जाइए और कल बजट स्पीच को सुनिए। कुछ आई थिंक बाज़ार के मन में शंका है, वो अगर दूर हो जाती है तो आई थिंक एक क्लियर विज़न मिलेगा आपको पोस्ट बजट स्पीच। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन आ चुके हैं स्टूडियो में इस वक्त और डीलिंग रूम चेक लेते हैं उनसे, डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं बिग डे के लिए। यतिन, बिग डे के लिए 3 स्टॉक्स और तीनों ही जो है PSU साइड से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें REC PFC, तो ये 2 स्टॉक्स हैं जहां डीलर्स BTHT की एडवाइस दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। काफ़ी सारे डोमेस्टिक फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ से भी उनको लगता है कि स्टॉक में 2 से 3% का अपमूव यानी 15 से 20 रुपये की अपटिक देखने को मिल सकती है बजट के पहले। तो REC PFC जो है वो बजट ट्रेडिंग के लिए डीलर्स खरीदारी कर रहे हैं। और इसी के साथ BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस स्टॉक्स में ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगती है और उनको लगता है कि 3 से 4% का अपटिक यहाँ भी देखने को मिलना चाहिए। तो बजट के पहले प्रॉब्ली डीलर्स अपने पोर्टफोलियो को पावर फाइनेंसिंग कंपनीज और डिफेंस कंपनीज के आसपास जो है वो ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं। ओके, इसमें शामिल है BEL, आपकी स्क्रीन पे आएगा। स्क्रीन पे जरा एक बार प्लीज़ वो स्टॉक्स फिर रखिए जो यतिन ने मेंशन की। BEL में एक स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन है। REC और PFC का कॉम्बिनेशन हमेशा से काफ़ी अच्छा खासा रहा है। अच्छा, एक बार मार्केट ब्रेथ लेके आइए। देखिए ब्रेथ को मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि अब इसको देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि अब हम रोलओवर पीक पे हैं और आज एक्सपायरी -3 था और उसके बाद मंगल, बुध और फिर गुरुवार को एक्सपायरी। फिर भी इन स्टैट्स को देखते हैं कि ब्रेथ कैसी थी इन डेरिवेटिव्स, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग। आपकी स्क्रीन पे 4 लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग 139 पे। दरअसल अगर आपको याद होगा जब थर्सडे को लास्ट फ्राइडे को मैं फिगर्स को पढ़ रहा था उस वक्त क्या था, लॉन्ग अनवाइंडिंग, और आज भी लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे 37 में है यानी करंट फ्यूचर से, और ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट कवरिंग है। कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग? उसमें जुबिलेंट फूड्स था, उसमें इंटीग्रल एविएशन, श्रीराम फाइनेंस, लुपिन, अदानी पोर्ट्स। शॉर्ट कवरिंग थी इंडियन होटल्स में, एक स्ट्रॉन्ग मूव फ्रॉम 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लॉन्ग अनवाइंडिंग थी आज विप्रो, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, बिरला सॉफ्ट, डालमिया भारत में, और ये कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग आज रिलायंस में। रिलायंस में आज काफ़ी प्रेशर था, बट रिलायंस जिस ट्रेजेक्ट्री में क्लोज हो रहा है करीब 3.25% नीचे, एक टिपिकल राउंडिंग टॉप का ब्रेकडाउन, 10 डेमा नीचे, 20 डेमा का वॉलेशन और साथ ही साथ 50 डेमा का भी वॉलेशन। शिल्पा जी, लाइकली टू बी अब रिलायंस की पिक्चर आपको लग कैसी रही है? कौन सा लेवल इसको डिफाइन करना पड़ेगा एटलीस्ट आई थिंक ऑन एक्सपायरी बेसिस, मंथली बेसिस और वीकली बेसिस इस प्राइस डैमेज के बाद? यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टॉक ट्रेडिंग बिलो 3000 थोड़ा अभी पैनिक अगेन है। यहाँ पे 2970 2950 के जोन्स पे रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकता है देन अगेन एक डाउन साइड ट्रेंड टुवर्ड्स 2850 भी जा सकता है। बट अगर ये यहाँ पे संभल जाता है एंड इट डजंट ब्रीच मच बिलो 2970 जोन्स, तो मुझे लगता है अगेन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रेजुअली टू स्टॉक मूविंग टुवर्ड्स 3100। लेकिन थोड़ा यहाँ पे वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा तो सी कि स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि रनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है तो और फर्दर करेक्ट हो रहा है कि नहीं। RIL थोड़ा सा आज चिंता में डाल रहा है क्योंकि बड़ा ड्रैगर साबित हुआ है। अच्छा, जाते जाते हम कुछ देर पहले टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, लेकिन मारुति में भी कुछ मोमेंटम देखने को मिला और M&M भी करीब करीब 2% ऊपर क्लोज दिखाने में कामयाब है। टाटा मोटर्स का मूव ऑफ कोर्स 1.5% तक का था। मानस, तीनों में एक तो टाटा मोटर्स पर गावा साहब ने कॉल दे दिया था, लेकिन ये M&M और मारुति का क्लोज कल के लिए क्या अंदेशा दे रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम लास्ट कर सकता है? कुछ कन्विक्शन है इन स्टॉक्स में? और में पॉसिबिलिटी है कि शायद एक बॉटम बना है क्योंकि करीब 6-7 दिनों से स्टॉक करेक्ट हो रहा था। 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 10 और 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिले जिसमें शायद 13,000 तक के भाव देखने को मिले
तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 12,500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 13,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए देखते हैं बैन में कौन से स्टॉक्स जा सकते हैं, कौन से स्टॉक्स बैन से बाहर आ सकते हैं। इवन है मामला 4 और 4 का। 4 स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, GNFC, चंबल फर्टिलाइजर्स, वोडाफोन आइडिया और IDFC फर्स्ट बैंक। तो क्लियरली केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में काफ़ी पोजीशनिंग बनाई गई है यहाँ पर। और जो बैन से बाहर आ सकते हैं स्टॉक्स, उनमें बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान कॉपर, GMR एयरपोर्ट और वेदांता। वेदांता शायद बॉर्डरलाइन केस है, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स जो बैन से बाहर आ सकते हैं। बलरामपुर चीनी, इस पर कोई व्यू बन रहा है क्या शिल्पा जी? जी, बलरामपुर चीनी पे अगर हम लोग देखेंगे तो शायद बैन में है स्टॉक यहाँ पे, लेकिन आई मीन दिस सपोर्ट ऑफ 440 435 शुड बी होल्डिंग। ये अगर होल्ड करता है तो आपको 480 के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दिस 435 जोन्स को होल्ड करे। बैन में है, लेकिन शायद बैन से बाहर आज आ जाए, इसके लिए एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे कैश में। लेकिन खैर काफ़ी सुस्त आखिरी का 1 घंटा वैसे मार्केट में वीरू तो ये बिल्कुल मतलब कोई मार्केट क्लियरली इस समय इंडेक्स में कोई बड़ा व्यू नहीं लेना चाहता। 24,500 के आसपास। आई थिंक एक चीज़ अच्छी है कि बजट एटलीस्ट मार्केट आवर्स में होगा, तो ये एक और फैक्ट रीज़न है कि शायद मार्केट बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी नहीं है कि कल सुबह अगर लेना होगा तो कल सुबह व्यू ले लेंगे। लेकिन एक बार के लिए शायद मार्केट ग्लोबल फैक्टर से पहले 1 घंटे रिएक्ट करे और 11 बजे के बाद फुल एंड फुल सिर्फ बजट का रिएक्शन। काम बिफोर द स्टॉर्म अनुज, लेकिन अगर ऊपर एब्सोल्यूट एक्सट्रीम बुलिश पर्सपेक्टिव अगर बजट पर कोई लेता है तो कल कितनी तेजी की तैयारी होनी चाहिए? देखिए, अगर कल फिस्कल डेफिसिट 5% के अंडर कंटेन हो गया, कैपिटल गेंस टैक्स में कोई चेंज नहीं आया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स की भी मियाद नहीं बढ़ाई उन्होंने, उल्टा ये कह दिया कि सबको यूनिवर्सल करना ना, रियल एस्टेट को भी 1 ईयर कर दो, अगर ये हो गया तो आप कल ही 25,000 देख लेंगे। तो मार्केट में एक चीज़ बहुत क्लियर है, कल या तो आपको 25,000 दिखाई देगा या आपको 24,000 दिखाई देगा। जो मेरी एक मोटा मोटी जो एक बुद्धि कह रही है कि 500 पॉइंट का मूव कल के बजट में मार्केट इधर वे प्राइसिंग करेगा निफ्टी पर, और इसीलिए हम एग्जैक्ट 24,500 पर बंद हो रहे हैं। 500 नहीं कहना चाहते आप, चलिए 350 400 पॉइंट का मूव तो मान के चलिए। अगर पॉजिटिव आया तो हम 24,900 25,000 ऑल टाइम हाई, अगर बजट पॉजिटिव है तो कल ऑल टाइम हाई हिट करेगा मार्केट। बजट में अगर वो कैपिटल गेंस के टैक्सेशन पर कुछ आ गया तो हम 24,000 भी ब्रेक करेंगे। तो ये इस समय एक बाइनरी इवेंट है, इसमें आप जोड़ दीजिए थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट, अगर उसका कॉम्बिनेशन मिल जाए, अगर वो आके कह दें कि इंटरिम में 5.1 था लेकिन क्योंकि RBI से इतना बड़ा डिविडेंड मिला इसके लिए हम इस बार 5 पे ले आएंगे, तो वो तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से, लेकिन कल बड़े मूव के लिए तैयार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और इनकम टैक्स फ्रंट पर भी कुछ राहत आ जाएगी तो वो चेरी ऑन द टॉप रहेगा। आई थिंक कंजम्पशन के स्टॉक्स भागेंगे उससे, वैसे आनी चाहिए रिलीफ, लेकिन यू नेवर नो, कल पता चल जाएगा। चलिए, तो कल का ऑफ कोर्स बड़ा दिन, उससे पहले आप निफ्टी की चाल एक बार स्क्रीन पर पूरा चार्ट लेकर आइएगा। हम थोड़े नरम खुले, उसके बाद रिकवरी आई, फिर थोड़ा सा स्टेडी सेशन रहा है और अब जाकर हल्की हल्की मुनाफा वसूली करके मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक की स्थिति थोड़ी सी अलग दिखाई देगी। निफ्टी बैंक कोशिश में है कि एक पॉजिटिव क्लोज दिखाए। 30-31 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक इस समय आपको दिखेगा 52 आई बेग योर पार्डन 300 के आसपास तक का क्लोज। तो सुबह की कमजोरी को रिकवरी में जो कन्वर्ट हमने किया है और उसको सस्टेन करने की कोशिश यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन मिड कैप के ट्रेडर्स आई रियली डोंट नो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वीरू, कंसिडरिंग 2-3 दिन लगातार धुलाई हुई और आज एक बहुत मजबूत पुल बैक देखने को मिला। वही बात है ना, पूरा बाजार न्यूट्रल होना चाहता है, न्यूट्रल करना चाहता है। बहरहाल एक स्टॉक लेके आई है आई थिंक जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहा है और ये अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और शायद शुक्रवार को थोड़ी सॉफ्टनेस थी, दैट्स आई थिंक क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। सुबह ये मेरे ख्याल से किसी की बाय लिस्ट में था भी। आपकी राय इस वक्त? मानस क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ और आई थिंक में वो जो पिक्चर मेरे जहन में है वो एक टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट की लग रहा है आपको। अगर ये 430 637 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करने लगा तो किसी नेक्स्ट मंथ, हालांकि जतिन की कॉल्स में शामिल था ये, किसी ऑप्शन को भी पकड़ सकते हैं क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ इसकी नेक्स्ट मंथ की 450 की कॉल काफ़ी एक्टिव है। मानस ऑप्शन पे टेक आपका टेक्निकल कमेंट तो हमें मिल चुका है। तो देखिए 440 450 दोनों स्ट्राइक प्राइस में आप अगस्त मंथ में ट्रेड ले सकते हैं। अगर एक ट्रेड मेरे हिसाब से तो शायद 440 का, लेकिन लिक्विडिटी 440 में नहीं है।
आई थिंक बेहतर लिक्विडिटी 450 में आपको मिलेगी, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 13 रुपए के नीचे लगाना है, लेकिन अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला तो ये जो 450 का कॉल ऑप्शन 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वो शायद आपको 35 रुपए या 40 रुपए के आसपास देखने को मिले। क्रॉम्पटन की स्थिति अब जाते जाते मेरे नज़र में आईटीसी भी आ गया, क्योंकि वो भी एक थोड़े से स्लाइड के साथ ही एब्सोल्यूट दबाव में करीब 1.5% के नुकसान पर जाकर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल करीब 5 मिनट बाकी है 466 पर। पालविया जी, कुछ पोजिशनिंग है क्या आईटीसी में आज क्लोजिंग पे? अच्छा सॉरी, पालविया जी है नहीं। शिल्पा जी, आपकी कुछ पोजिशनिंग है? क्लाइंट्स को कुछ सुझाया आईटीसी को कैसे ट्रीट करना है प्री बजट? एक्चुअली हर्षदा जी, क्योंकि 480 से ये वापस एक करेक्शन पे आ गया है, तो यहाँ पे वी आर नॉट सजेस्टिंग फ्रेश लॉन्ग्स। थोड़ा वेट एंड वॉच के लिए, कहीं ये अगर 460 के नीचे जाता है तो अगेन ये आपको 440 425 के लेवल्स पे भी मिल सकता है। तो अभी के लिए वी आर नॉट सजेस्टिंग ऑन एनीथिंग ऑन इमीडिएट बेसिस। ओके, आईटीसी 466.25, थोड़ा सा लिक्विडेशन यहाँ पे हायर लेवल से थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हुआ है, बट मेरे स्क्रीन पे भी अगर आप देखें जो चीज़ स्ट्रॉन्ग जा रही है उसमें एक डिफेंसिव स्पेस में एफएमसीजी बास्केट में एक टाटा कंज्यूमर जा रहा है, ब्रिटानिया, एचयूएल, आईटीसी बैकफुट पे आ गया, कंप्लीटली बैकफुट पे। एचडीएफसी बैंक के लिए डे मोर और लेस ठीक ठाक रहा, और एचडीएफसी बैंक का ये क्लोज जो है ना वो 1644 पे, एटलीस्ट अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे देखूं तो ये क्लोज बेस्ट क्लोज है पोस्ट आई थिंक 9 जुलाई, क्लोज अबाउ 20 डे और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक बात और है कि इस पे 50 डे में और 1600 के पुट राइटर्स का जोन जो है वो बखूबी काम कर गया, तो एक आई थिंक स्थिरता आई है एचडीएफसी बैंक में, स्पेशली आफ्टर नंबर्स। और उसके बाद और जो आई थिंक स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स थी उसमें एक शामिल था नाम डॉक्टर लाल पैथलैब का। सुबह आई थिंक दूसरा तीसरा स्टॉक हमने मार्क किया था 3056 पे। याद रखिएगा डॉक्टर लाल पैथलैब का ये जो क्लोज है मेरे ख्याल से यस 2 फरवरी 2022 के बाद, 2 फरवरी 2022 के बाद डॉक्टर लाल पैथलैब का ये बेस्ट क्लोज है। और मैं इनफैक्ट जब कल सुबह सुबह कुछ स्टैट्स भी रखूँगा रोल ओवर्स के तो उसमें शायद ये रिफ्लेक्ट होगा भी। तो डॉक्टर लाल पैथलैब अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और लास्ट जो स्टॉक यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा दैट्स ओएनजीसी। और कल की सॉफ्टनेस के बाद, शुक्रवार की सॉफ्टनेस के बाद अच्छी रिकवरी थी। दरअसल ये बहुत एक्सट्रीमली ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में चला गया था। शुक्रवार को कूलिंग ऑफ हुई, आज खुला कमज़ोर, उसके बाद कोलैप्स हुआ, 10 डेमा को रिविजिट किया और एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ ओएनजीसी। तो जितना आई थिंक शांति क्लोजिंग हो सकती थी अनुज, उतनी शांत रही है। बिल्कुल। एक स्टॉक और मैं थोड़ा रिविजिट करना चाह रहा था, पर डालमिया भारत का स्टॉक लेकर आइए आप। डालमिया भारत आज फिर ये स्टॉक काफ़ी सेलिंग प्रेशर में, इनफैक्ट ये डे लो पर जाकर बंद हो रहा है। डालमिया भारत 2.5% नीचे। इसका एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए जरा एक बार स्क्रीन पर। डालमिया भारत आई थिंक पिछले 3-4 दिन से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है। एक काफ़ी यहाँ पर लग रहा है प्राइस पैटर्न काफ़ी ख़राब हुआ है ये देखिए। और जिस दिन रिजल्ट आए हैं उसके बाद से ये स्टॉक लगातार वन वे गिरा है। मानस क्विकली अगर इस पर कोई एक व्यू दे सकें तो डालमिया भारत पर। तो देखिए व्यू नेगेटिव है, चाहे वो आप डेली चार्ट पे देखिए या तो वीकली चार्ट पे देखिए। मेरे ख्याल से जो पिछला लो 1670 के आसपास था, स्टॉक उसको वापस टच करने की कोशिश करेगा। कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और खरीदारी केवल 1880 के ऊपर करनी चाहिए। ओके, चलिए अब वॉल पर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की मार्केट क्लोज रही। एकदम फ्लैट निफ्टी पर करीब 18-19 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी फ्लैट, निफ्टी आईटी में हल्का सा नेगेटिव मूव। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर था मिड कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर। वो इंडेक्स जो सुबह 1.25% नीचे था फाइनली 1.25% ऊपर बंद हुआ। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन जो सुबह काफ़ी नेगेटिव था फाइनली एडवांसेस के फेवर में, यानी कि 1390 बढ़ने वाले शेयर, 1000 गिरने वाले शेयर। ओवरऑल मार्केट ब्रेड ठीक ठाक रही, लेकिन कंसिडरिंग सुबह काफ़ी ख़राब थी मार्केट ब्रेड, सेकेंड हाफ मिड कैप्स के लिए बहुत शानदार रहा। सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं एक बार क्लियरली। जो आज की डोमिनेटिंग पॉकेट थी इन टर्म्स ऑफ लार्ज स्टॉक्स, सीपीएससी इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर वो इंडेक्स था। कैपिटल गुड्स इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर, ये लार्सन एंड ट्यूब्रो कमाल था। प्लस एंड में बीएचईएल जैसे स्टॉक्स भी चले। फार्मा 1% ऊपर, मेटल्स 1% ऊपर इस समय आपको बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ऑटो, हाँ ऑटो में भी ठीक ठाक मजबूती थी, करीब 1-1.25% ऊपर। नीचे क्या था? एफएमसीजी, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और निफ्टी आईटी। एक क्वाड्रेंट था जो नेगेटिव था, बाकी पूरा मार्केट में आज पॉजिटिव व्यू था। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं।
और देखते हैं कि कहाँ पर तेज़ी कहाँ पर मंदी। सबसे ऊपर ग्रासिम 2.5%, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट। आज मार्केट को सहारा दिया एचडीएफसी बैंक ने, इन्फोसिस ने, और उसके अलावा टाटा मोटर्स और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने। ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर अच्छे मूव्स थे। डाउन साइड पर क्लियरली 3 स्टॉक्स, तीनों रिजल्ट का इम्पैक्ट, विप्रो, रिलायंस और कोटक, और तीनों की भारी पिटाई। तीनों इनफैक्ट डे लो पर बंद हुए। खासतौर से रिलायंस ने काफ़ी प्रेशर डाला, 3.5% नीचे। कोटक और विप्रो यहाँ पर भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर। आईटीसी ने शुरुआत अच्छी की सुबह, लेकिन शायद ये प्री बजट नर्वसनेस, 0.25% नीचे। एसबीआई, बजाज फाइनेंस, कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर नेगेटिव मूव हुए। और एक बार टीम्स देख लेते हैं यहाँ पर। ये तो क्लोज था, और नीरज जी और आशीष की टीम के प्रदर्शन कैसे रहे, जो ट्रेड्स पिक किए गए थे, जरा प्लीज़ रखिएगा पहले नीरज जी की टीम। और इसमें शक्ति पंप्स, एग्री स्टॉक, इसने अच्छा मूव दिया। यस बैंक, नेटवेब और अल्ट्राटेक सीमेंट ने करीब 2.5% का मूव दिया। और उसके बाद आशीष की टीम आएगी, उसको देखते हैं। यहाँ पर विप्रो सेल था, स्विंग स्ट्रॉन्ग था। अनंतराज, उसके बाद जेके सीमेंट, वेदांता, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। विप्रो कंप्लीटली बैकफुट पे 10% नीचे। लेकिन आज बाजार आई थिंक आखिरी के 1.5 घंटे में काफ़ी न्यूट्रल रहा। और CNBC आवाज़ पर खबरों का क्रम जारी रहेगा, लेकिन कल बजट कवरेज लेकर सुबह तड़के अनुज रहेंगे हम तैयार। हम पूरी की पूरी टीम हमारी तैयार रहेगी सुबह। और ना सिर्फ मुंबई से हम सब, बल्कि दिल्ली से हमारी पूरी रिपोर्टिंग टीम वो भी तैयार रहेगी। तो पूरी आर्मी तैयार होगी, कल जुड़ेगा हमारे साथ। और इस साल का अनडाउटेडली सबसे बड़ा दिन कल। तो कल मुलाकात होगी सुबह 7 बजे। बिल्कुल। और तैयार रहिएगा, सुबह हर मुद्दे पे होगी बात, खबरें, और पूरी की पूरी टीम दिल्ली के हमारे साथ जुड़ेगी, एक से एक खबर लेकर, बजट को लेकर। बजट स्पीच CNBC आवाज़ पर देखिएगा ज़रूर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।